नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त व्यस्त सी हो चुकी है, तो ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारी आज की जो मेहमान है, उनका संबंध जितना एनएसडी से है उतना ही बीएनए से है, या यूं कहूं कि जितना बीएनए से संबंध है उतना ही इप्टा से भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमती नीलम गुप्ता लुनकर मैम की। नमस्कार मैम। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार तृप्ति और आपकी पूरी टीम को, और देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं का मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आशा करते हैं मैम कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल अपने घर पर होगा। जी जी बिल्कुल, सब लोग सकुशल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया में ये जल्दी से जल्दी जाए, सब लोग इससे मुक्त हों और फिर से हमारी जिंदगी जो है वो ट्रैक पर वापस आए। मैम, सबसे पहले हमें बताएं कि कैसे शुरू हुई आपकी रंग यात्रा, कौन कौन से पड़ाव आए, किन किन से होकर आप गुजरी, बताएं हमें। सबसे पहले तो मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे जनरली लोग आखिरी में करते हैं, पर मैं कुछ मेरी आदत है पहले करने की। लखनऊ से हूँ ना, तो पहले आप जी। तो तो मैं, क्योंकि भारतेंदु नाट्य अकादमी से मेरा बड़ा जिसे कहते हैं ना पहला प्यार वाला नाता है, क्योंकि किसी भी तरीके की जो एक फॉर्मल ट्रेनिंग की बात हो तो वो हमेशा भारतेंदु नाट्य अकादमी मेरी जिंदगी में हमेशा पहला ही रहेगा और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। तो मैं पूरे भारतेंदु नाट्य अकादमी से जो पूरी टीम जुड़ी हुई है, छोटे-छोटे जो कड़ी से लेकर ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम बना रहे हैं आप लोग, उन सभी लोगों को और जितनी कड़ियाँ हैं उन सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पर आमंत्रित किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बात करते-करते ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मैं दिल्ली में हूँ इस वक़्त और आप भी दिल्ली में हैं, पर मुझे ऐसा भारतेंदु के नाम लेते ही जो है वो मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि मैं लखनऊ पहुँच गई हूँ। रंग यात्रा की जो शुरुआत है वो एक्चुअली बचपन में हमेशा ये एक इच्छा रही कि मुझे जो है ना वो कुछ अलग करना है, कुछ बहुत ही अ, इस सोसाइटी में कुछ मतलब एक एक भाव रहा कि कुछ सोसाइटी में अलग तो करना ही है और दूसरा सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। ये बचपन से ही जो है वो पिता से और मेरी माँ से जो मुझे विरासत में मिला कि सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन हमें दूसरों के लिए जो है वो बहुत कुछ करना चाहिए। तो मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं, तो उस आर्मी की वजह से क्या हुआ कि एक जो सबसे बड़ा कि हमें बहुत सारे स्टेट्स में घूमने को मिला, लोगों से मिलने को मिला। और लखनऊ में जब हमारे पिताजी की जब आखिरी पोस्टिंग, आखिरी ट्रांसफर था, तो वहाँ मेरा जुड़ाव इप्टा से हुआ और उससे पहले जो है मैं स्कूल्स में, क्योंकि वो एक अलग करने की जो चाह थी वो हमेशा कुछ न कुछ स्कूल में भी जो है वो बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिता जो स्कूल कॉलेजेस में होती रहती है, उस तरीके से मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती रही। मैं नेशनल लेवल पर एथलीट रही और कई गोल्ड मेडल वगैरह भी जीते मैंने। और उसके बाद जो है वो कुछ नया करने की इच्छा में ही जो है वो बहुत सारे नाटक भी स्कूल में करते रहे। और तब थिएटर का ना टी आता था, ना एक्टिंग का ये आता था, डायरेक्शन जैसी कोई चीज़ होती ये तक नहीं मालूम था। लेकिन क्या होता था कि हमारे हिंदी के किताबों में जो है वो बहुत छोटे-छोटे से नाटक हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है उपेंद्र नाथ अश्क जी का, मैं अगर गलती नहीं कर रही हूँ, या अज्ञे जी का एक नाटक है तौलिए। तो वो हमने डायरेक्ट किया। बहू की विदा, मैं क्लास 8th में थी, बहू की विदा एक नाटक था छोटा-सा कुछ पन्नों का, तो अपने जो भी क्लासमेट्स थे उनको लेके प्रिंसिपल रूम से जो है वो सोफ़ा आ गया और 2-4 चेयर्स आ गई, तो वो ड्राइंग रूम सेट हो गया। पापा का किसी ने कोट पहन लिया, किसी ने भाई की पैंट पहन ली और इस तरीके से जो है वो मतलब सब कुछ जुगाड़ के और मेकअप के नाम पे पाउडर लगा लिया, बाल थोड़े अच्छे से बना लिए और बालों का जूड़ा बना के लड़का बन गए। तो ये सब जो जो कहते हैं ना आप कि कुछ अलग करने की चाह में ये सारी खुराफात करते-करते जो है वो
मन और मेरा जो चित्त था वो कब थिएटर की ओर इतना ज़्यादा झुकता चला गया मुझे खुद पता नहीं चला। तो मैं जब लखनऊ में आई तो मैं 11th-12th में थी, पढ़ रही थी और उसके बाद बस लखनऊ में मुलाकात इत्तेफ़ाक जिसे कहिए वो इप्टा से हुई और वहाँ से जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जो एक 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 कच्ची मिट्टी थी जिसको बहुत कुछ गढ़ना था और बहुत कुछ बनना था, वो सपने भी नहीं मालूम थे और वो ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, ये मालूम था टेलीविज़न होता है, ये मालूम है कि सिनेमा बनता है, ये मालूम है कि थिएटर नाटक कुछ होता है, लेकिन क्योंकि एक शहर में बहुत साल रह नहीं पाते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता था। हर 3 साल पे आर्मी फैमिली में ट्रांसफर होता रहता है, तो आप जब तक जाके सेटल होते हैं, तब तक निकलने का वक़्त हो जाता है। तो लखनऊ में आके जो है वो मेरा इप्टा से जो है वो पहला ऐसा साबका हुआ और रूबरू हुई मैं, जहाँ पे मुझे ये पता चला कि भई थिएटर इतनी शिद्दत से और इतनी मेहनत से और इतने प्रोफ़ेशनलिज़्म से और मतलब इसका कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है, वो मुझे वहाँ पता चली। इप्टा में काम करने का कैसा अनुभव रहा? उसके बारे में बताएँ। अरे! इप्टा तो मेरी जिसे कहना चाहिए मेरी बुनियाद है। इप्टा में जो जी, है मैं जिसे कहते हैं ना मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि वो मेरा प्रोफ़ेशनली पहली बार ऐसा आमना-सामना हुआ। मुझे आज भी याद है कि मैं पहली बार गई और वहाँ आला अफ़सर की प्रैक्टिस हो रही थी और वहाँ हमारे स्वर्गीय जुगल किशोर जी हमारे बीएनए के एक्स टीचर रह चुके हैं जी, और कमाल के इंसान थे और वो मेरे पहले एक्टिंग टीचर रहे और वो नाटक डायरेक्ट कर रहे थे और स्वर्गीय श्री रवि नागर जी वो उसका क्योंकि आला अफ़सर जो है वो एक म्यूज़िकल था, म्यूज़िकल प्ले से है। कि नौटंकी हाँ, नौटंकी स्टाइल में किया जा रहा था। अब जो बच्चा मतलब क्लास 12th करके निकला है, उसे क्या मालूम है कि भई ठीक है, आपने किताबों में पढ़ा है नौटंकी स्टाइल, आपको पता है कि हाँ, ठीक है, वो जानकारी है, वो नॉलेज है, वो सब कुछ है। लेकिन अब वहाँ पर देखा मैं गई तो वहाँ देख रही हूँ कि अखिलेश दीक्षित, स्वर्गीय अखिलेश दीक्षित जी, वो अपना बजा रहे हैं तबला और ये और वो नौटंकी स्टाइल में जो है वो सब कुछ बज रहा है और मैं एकदम मेरे हाथ-पाँव फूल गए। मैं शाम को वहाँ पहुँची और मालूम भी नहीं था कि इप्टा कहाँ है एक्चुअली मैं बताऊँ तो। मैं अलीगंज में रहती हूँ, मेरा घर अलीगंज में है और वहाँ से जो है ढूँढते-ढाँढते, भटकते-भुटकते, पूछते-पाछते आप इमेजिन करिए कि एक 12th क्लास का बच्चा है जिसकी उम्र मुश्किल से शायद 17-18 साल रही होगी, जी, 19 साल रही होगी। उसे कुछ नहीं पता है, पर आप ये देखिए करने का जो एक चाव होता है, कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह वाली जो बात वहाँ होती रहा। है। जी, हाँ, कभी मैंने ना कभी वहाँ पर लखनऊ में ना रविंद्रालय में या किसी में भी मैंने थिएटर देखा या जो मुझे जानकारी हो या मेरा फैमिली बैकग्राउंड हो, चूँकि आर्मी मेरे फादर थे तो उनका कोई शहर से बहुत एक नाता रहा है क्योंकि वो मैं जब छोटी थी यहाँ पर तो मैं यहाँ पर थे हम लोग। लेकिन किसी से इतना ज़्यादा वो नहीं था कि हम मालूम हो कि अच्छा फिर ढूँढते-ढाँढते कहीं से कुछ रिक्शा पकड़ा, कहीं से कुछ चलते-फिरते, ढूँढते-ढाँढते जी पहुँच गए। पहले पहुँची तो मैं पहुँची भातखंडे, तो मुझे लगा अच्छा ये है क्या? इप्टा, फिर मैंने पूरा पढ़ा नहीं, 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 ये तो नहीं हो सकता। वो अपने कहते हैं ना वास्को डी गामा अपने जो है वो द्वीप पे पहुँच गए, मैं भी बस जी, वहाँ मेरा एक लॉन्चिंग पैड था और हाँ, एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कमाल का रहा, बुनियाद है और जिसे कहना चाहिए कि थिएटर थिएटर की जो एक प्रोफेशनल और एक जो काम बहुत ईमानदारी से करने की और जिसे सोसाइटी को बहुत कुछ देने की जो माँ-बाप से मुझे शिक्षा मिली, वो मुझे इप्टा से भी मिली। राकेश जी हो गए, वेदा जी हो गई, जुगल सर हो गए, रवि नागर सर हो गए, अखिलेश दीक्षित सर हो गए, संध्या उनकी अखिलेश दीक्षित जी की पत्नी वो हो गई। वहाँ इतने लोग हैं, मैं अगर नाम की लिस्ट गिनाने लगूँ तो बहुत मंडल जी हैं, वहाँ प्रदीप दादा हैं, अवस्थी जी हैं, मेरे सहकर्मी हैं बहुत सारे, राकेश सिंह जो कि एनएसडी के एनएसडी में मेरे जूनियर रहे, मेरा आशुतोष, बहुत सारे ऐसे राजुल है, राजू पांडे हैं, मुझे जो अभी नाम प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, मुझे इस वक़्त जितने नाम याद आ रहे हैं मैं वही नाम ले तो इन सब लोगों के साथ जो है कम सोर्सेज़ में मतलब 4 ब्लॉक होते थे हमारे पास। बस वहाँ से और मैं पहली बार जो है वो जुगल सर से मिली और वहाँ आलाप सर की प्रैक्टिस शुरू, गाने गा रहे हैं लोग, पूरे कोरस चल रहा है। अब मैं ये सोच रही हूँ बाप रे! अगर ये नाटक है तो ये तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकती ये गाना गाना और वो भी पूरे चौबोला में और ओहो! और फिर उसके बाद मुझे बुलाया गया और पूछा गया कि तुम गाना गा सकती हो? मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, गाना क्या गाती? उससे पहले मैं 10 नाटक कर चुकी थी। जब जी। तो सामने देखा मैंने तो मैंने कहा जी, हाँ, जी, जी हाँ। फिर उसके बाद जो है वो बस वहाँ से उन्होंने बोला हाँ, ठीक है, गाना नहीं गा पाती, कोई बात नहीं। और फिर वहीं मेरी कास्टिंग हो गई, मैंने वहाँ पे उसपे एक करप्ट इंस्पेक्टर का रोल किया और उसमें सब सीनियर थे, उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मेरी ट्रेनिंग की एक फॉर्मल ट्रेनिंग की शुरुआत हुई और वही करते-करते जो है मैं भी इप्टा में थी, वहाँ से मेरा बीएनए में सिलेक्शन हुआ। पता चला कि बीएनए का जो है वो अ
इंटरव्यू होने वाला है, अखबार में निकला था। तो बस वहाँ बीएनए में भरा और फिर उसके बाद आपको तो पता ही है, आप खुद बीएनए से हैं, तो जी, आपको पता ही जी। है कि बीएनए की क्या जो है वो पूरी प्रक्रिया है और किस तरीके से जी। होता है। मैम, फिर बीएनए से जुड़ी क्या खास यादें आपसे जोकर निकली? बीएनए की जो मेरी पहली बड़ी प्यारी सी याद है, जिसे कहते हैं ना सूर्य की पहली किरण जैसी, वो याद ये है मेरी कि मैं गोमती नगर जो है, वही मैंने बोला ना कि क्यों मैं लखनऊ से परिचित नहीं थी। तो जब हम्म। आपको करना होता है ना, तो वो चूंकि करने की एक शिद्दत और एक है, तो वो भी बीएनए उससे पहले कभी गए नहीं थे, मालूम नहीं था कि बीएनए है कहाँ पर। तो वो भी ढूंढते ढांढते हम भटकते पहुंचे वहां, बीएनए में इंटरव्यू है, पहुंचे पहुंचे पहुंचे। अब वो पिताजी ने हमेशा से वो एक सिखाया है, उन्होंने कभी ये हमेशा से कहा कि आपको जो करना चाहते हैं आप जिंदगी में करिए, लेकिन सब अपने बलबूते पे करिए। बहुत आप बढ़िया। हाँ, तो ये एक इंडिपेंडेंट रहने की जो एक भावना हमेशा से सिखाई गई, वो मुझे लगता है थिएटर की भी एक पहली शर्त होती है। जी। तो मैं बीएनए पहुंची और मेरा इंटरव्यू था, और मुझे आज भी याद है कि राज बिसारिया साहब जो है वो हमारे आदरणीय, हमारे गुरुओं के गुरु हैं वो तो। और वो इंटरव्यू में बैठे हुए थे, और बहुत और भी टीचर्स थे वहां पर, काफी टीचर्स थे। मुझे याद है कि साउथ से भी टीचर आए हुए थे, और काफी मैंने देखा कि 5-7 लोग बैठे हुए हैं इंटरव्यू के लिए। आप ये सोचिए कि स्कूल में जो हम थिएटर करते थे, स्कूल में जो हम नाटक किया करते थे, हमें मतलब जो हमारा एक एक मैदान हुआ करता था, मुझे आज भी याद है, और वहां पर हमारी जब सुबह की असेंबली होती थी, तो वहां पे एक चबूतरा बना होता था, और उसके हम्म। ऊपर जो हम हमारे सारे प्रोग्राम हुआ करते थे। हमारे लिए कोई स्पेशल ऑडिटोरियम नहीं होता था, हमें ये कोई जानकारी नहीं होती थी कि एक लाइट जैसी कोई चीज नाटक में इस्तेमाल होती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे इंटरव्यू का पहला सवाल ये था जो बिसारिया सर ने पूछा था लाइट के बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा नीलम, तुमने तो ये नाटक किए हैं इतने सारे स्कूल में और ये सब। तो मैंने सोचा कि अब ये नाटक के बारे में पूछेंगे, ऑब्वियसली जो स्कूल से एक आप अपने हिसाब का एक नाटक का ज्ञान लेके आ रहे हैं, तो अगर कोई सामने वाला तो यही पूछेगा, सोचेगा ना कि भाई ठीक है, ये नाटक के बारे में पूछेंगे कि किस तरीके का नाटक था। उनका पहला छूटते ही सवाल था कि लाइट का नेचुरल सोर्स क्या है। आप ये सोचिए ना कि जिसको लाइट्स के बारे में नहीं पता है, वो मैं क्या बोलूंगी कि लाइट का नेचुरल सोर्स क्या है। तो हुआ ये कि कॉमन सेंस, आई थिंक ही वांटेड टू चेक कि मेरा स्पॉन्टेनियस, मतलब मेरी स्पॉन्टेनिटी कितनी है, अगर मैं थिएटर करना चाहती हूँ, कि मैं शौक की तरीके से तो नहीं कर रही हूँ, और एम आई डैम सीरियस अबाउट माई प्रोफेशन और माई करियर। एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। आप बिलीव नहीं करोगे, जहां पे पूरा का पूरा पैनल बैठा हुआ था, उसके पीछे एक खिड़की थी, और उस खिड़की में पर्दा लगा हुआ था। उस दो पर्दों के बीच में जो है वो हल्की सी सूरज की रोशनी जो है वो निकल के सीधे मेरे ऊपर आ रही थी। क्या और बात! जी मैं आपसे बताऊं, वो पूरा विजुअल मैं भूल नहीं सकती हूँ। और मैंने बोला सर, अगर नेचुरल सोर्स की बात करें तो सूरज की रोशनी जो है वो नेचुरल सोर्स होती है। और सर ने ऐसे क्लैप किया। और आप बीएनए से, और आपको पता बहुत है कि अगर बढ़िया। बिसारिया सर अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो ये मेरा पहला सवाल था, और मैंने सोचा कि या तो मैंने गलत बोला, या मैं जवाब देने के बाद मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैंने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया है। और उन्होंने बोला, वाह बेटा, मतलब तुम तो कमाल है, तुमने तुमने इससे पहले कभी लाइट इस्तेमाल करी? मैंने कहा नहीं सर, लाइट जो है आपने पूछा नेचुरल सोर्स, वो मैंने बताया। मैंने कहा सर, मैंने आज से पहले कभी लाइट इस्तेमाल नहीं करी है। जो कि लाइट हमारे असेंबली में होती है वो खुला आसमान होता है, तो हम वहां नाटक करते हैं। और दूसरा, अगर कभी हमारे बड़े हॉल में होता है तो वहां पे जो नॉर्मल लाइट जल रही होती है, हमने उसमें नाटक किए। हमने कोई इक्विपमेंट, लाइट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं। फिर खैर इंटरव्यू के बारे में और भी इस तरीके से बात हुई। तो ये मेरी एक बड़ी प्यारी सी याद है, मतलब जी। सर के साथ। बहुत खूब। हाँ, और भी है, बहुत खूबसूरत यादें हैं बीएनए के साथ मेरा। मैं साउंड की बात करूँ, और मुझे आज भी याद है चित्रा मैम ने जो है वो एक साउंड के ऊपर, क्योंकि जो अपनी एक ट्रेनिंग का अपना एक जो ढर्रा है वो तो है ही कमाल का। किसी भी हम्म। इंस्टीट्यूट को अगर सेटअप किया गया है तो उसका जो है पूरा ढर्रा जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज भी मुझे याद है कि जैसे अब हम आए थे तो हमें थिएटर के बारे में, अच्छा साउंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये कोई इतनी जानकारी नहीं थी। तो पहली क्लास थी चित्रा मैम की, आज भी मुझे याद है, और उन्होंने बोला कि उन्होंने वो स्केच बुक एक मिलती है बीएनए में, अभी भी शायद हाँ, मिलती होगी, हाँ, बिल्कुल। और कुछ स्टेशनरी मिलती है। तो जी। उनकी पहली क्लास थी, और पहली क्लास में उन्होंने बोला कि साउंड के जितने विजुअल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं आप ड्रॉ करिए। और मुझे आज भी याद है, मैंने 11 विजुअल्स ड्रॉ किए थे, और सबसे हाईएस्ट विजुअल ड्रॉ मैंने किए थे, और वो भी कॉमन सेंस पे किए थे मैंने, कि स्पीकर होता है, बहुत कुछ होता है जो मतलब साउंड के जो होते हैं।
तो वो बड़ी प्यारी सी याद है कि सीखने की जब आपकी लगन होती है तो आपके अंदर अगर वो चाह है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी बहुत इस तरीके के घराने से आए जिसके बारे में आपको सब कुछ जानकारी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीखने की चाह आपको सब कुछ सिखा देती है, और अदरवाइज सीखने की चाह है अगर, तो आप मतलब बहुत कुछ जिंदगी में सीखते चले ही जाते हैं मतलब। तो ये बड़े प्यारी प्यारी यादें हैं। और बीएम शाह सर आए थे, मुझे आज भी याद है, उनका नाटक था और हम जो है वो कर रहे थे, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और हमारे माइम के सर आए थे हमारे। हाँ, लाइट वाले सर की एक बड़ी अच्छी सी याद है कि लाइट्स में जो है वो हमेशा ये वो हमें सिखा के गए हैं। साउथ के बहुत सीनियर सर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, शायद आर से नाम था। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बैड विद नेम्स। मैं जहां भी पूरे हिंदुस्तान में या कहीं पर भी हिंदुस्तान के बाहर भी वर्कशॉप लेने जाती हूँ, आई स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन की गाइज हेलो आई एम नीलम गुप्ता लूनकर, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल माय इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट कि सी आई एम वेरी बैड विद नेम्स। तो मैं नाम बहुत भूलती हूँ, डायलॉग्स याद हो जाते हैं, नाम नाम नहीं याद होते। तो वो उन्होंने, हाँ उन्होंने जो है वो डालडे के डब्बे में, लोहे के डब्बे में उन्होंने खुद बताया कि थिएटर में कोई सीमा नहीं है। थिएटर में कोई भी ये इतना असीम, जिसे कहना चाहिए कि आपके पास अगर सीमित संसाधन है तब भी आप नाटक कर सकते हैं। तो उन्होंने किस तरीके से, वो मुझे आज भी याद है, बीएनए में जो है वो एक डालडे के डब्बे को उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से काट करके आप एक स्पॉटलाइट बना सकते हैं, एक बल्ब से भी स्पॉटलाइट बन सकता है। तो बहुत कुछ, हम ऐसी बड़ी सारी छोटी छोटी यादें हैं, बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं। हमने प्ले किया था सावित्री वट, जहां अरण्यदंश, और उसमें मैं चित्रा मैम की, हाँ, हीरोइन थी मैं। और उसमें, हाँ, उसमें जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। जगत सिंह रावत जो है और ध्रुव टमटा मेरे बैचमेट हुआ करते थे, और जगत सिंह रावत मेरे जूनियर थे। तो वो कुछ ऐसा था, कुछ डबल चेंज करने वाली बातें थी कि वो कैरेक्टर जो है वो सुदामा का कैरेक्टर है, पहले तो बहुत हेल्थी, पहले दुबले पतले से कुछ होते हैं, एंड देन ही वाज यूजिंग टू एक्टर्स फॉर वन कैरेक्टर। तो वो उसके बाद, तो उसमें जो सावित्री का कैरेक्टर था मैं प्ले कर रही थी, और बहुत लाउड कैरेक्टर था। तो ठीक है, आप वॉइस वगैरह एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूअसली कई कई घंटे चिल्लाते हैं तो आपके गले पे स्ट्रेन आता ही आता है। तो गले पे स्ट्रेन आया और समहाउ माय थ्रोट वाज कंप्लीटली अफेक्टेड, और मेरी गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। अब रिहर्सल है, अब क्या किया जाए? तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, आपको 2-3 दिन रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और मुझे आज भी याद है कि हमारे कुछ को एक्टर्स थे, तो उनको लगा ये तो सीनियर एक्टर हैं, ये तो मतलब हमें कॉपरेट नहीं कर रही, कॉपरेट तो नहीं, मतलब ये नाटक जो है ये सीनियर है तो सीनियर की तरह बिहेव करी, इसलिए जो है ये डायलॉग में रिहर्सल नहीं बोलेंगी, रिहर्सल में जो है डायलॉग्स नहीं बोलेंगी, और हम सारे लोग करेंगे। तो ये भी एक बड़ी मजेदार सा किस्सा है। तो फिर बैठकर बातचीत हुई कि नहीं नहीं, ये प्रिस्क्रिप्शन है, मुझे 2 दिन रेस्ट के लिए बोला गया है। और बाबा के साथ बहुत इंटरेस्टिंग याद है, नाटक हो रहा था गूगल का, गोगोल का एक प्ले है, अभी सूर्य शिकार, हाँ राइट। तो उसमें भरतनाट्यम करना था। तो भरतनाट्यम तो आता नहीं था भाई, अब हम एथलीट रह चुके तो कहाँ से भरतनाट्यम आएगा। तो भरतनाट्यम करने के लिए जो पापड़ बेले गए, अरे भगवान, मतलब इतनी मुझे डांट पड़ती थी, इतनी डांट पड़ती थी। अब मैं कहाँ से नजाकत लेकर आती, अब जो नेशनल लेवल के खेल की, नहीं लचक वचक तो सब कुछ थी, लेकिन वो अदाएं, अब आपको राज नर्तकी बनना है, अब वो कहाँ से हम अदाएं लाए। अब कभी कभी तो मुझे लगता था क्यों कर रही हूँ मैं ये रोल, फिर मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, सीखना पड़ेगा ही बॉस। अब कढ़ाई में क्या वो है ना, क्या ओखल में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, मूसल से क्या डरना। हाँ, तो बड़े रोते पीटते जो है वो अदाएं सीखी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब नाटक खत्म हुआ तो लखनऊ, आप जानती हैं कि लखनऊ के जो पत्रकार हैं वो कितनी बारीकी की नजर से जो है और बड़ी पैनी नजर से आपको देखते हैं और आपके बारे में लिखते हैं। मुझे आज भी याद है, कोई ये बिलीव करने को तैयार नहीं था कि मैं क्लासिकल इंडियन जिसे कहते हैं मैं ट्रेन डांसर हूँ। मैंने कहा मैं मुंह बंद करके रखूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुश्किल से 1 महीने की ट्रेनिंग मिली थी। बट वही ना, सीखने की जब आपके अंदर एक तड़प होती है तो आप चीजें अडॉप्ट कर ही लेते हो, आप सीख ही लेते हो। तो ये एक बहुत सारी सुंदर सुंदर यादें हैं मेरी, बड़ा प्यारा सा जिसे कहना चाहिए कि बीएनए के साथ मेरा ताल्लुक रहा है, बहुत बहुत ही प्यारा सा ताल्लुक है। बहुत खूबसूरत यादें रही हैं आपकी बीएनए के साथ। जी जी, बहुत खूबसूरत। मैम अब आगे बढ़ते हैं, जब आप एनएसडी पहुंची तो वहां आपने किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया, उससे जुड़ी क्या बातें शेयर करना चाहेंगे? अरे उससे पहले मैं आपसे एक बात बताऊंगी, मैं एनएसडी बीएनए के 2nd ईयर में थी, और एनएसडी जाने से पहले ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक पीरियड था, 2nd ईयर का मेरा आखिरी प्रोडक्शन था
बंसी कौल सर जो है वो प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, और प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, और क्या हुआ कि मेरे इंटरव्यू का कॉल आया। अब बंसी सर जो है प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं सेकंड ईयर में है, ऑब्वियस सी बात है, आप सेकंड ईयर में हैं और आप मेन रोल कर रहे हैं। अब भाई आप 3-4 दिन की छुट्टी लेके जाएं कैसे? और शो होने में मुश्किल से हफ्ता 10 दिन बचा हुआ था। अब मैंने तो भाई अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो मैं जो है वो लेटर लेके ना, जो डरते डरते जो है वो मैं टीचर्स रूम में गई और मैंने बोला सर ये लेटर आया है। तो बंसी सर, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा सर इंटरव्यू, तो मतलब तुम्हें मतलब ट्रेनिंग ये प्ले छोड़ के तुम्हें वहां जाना है? मैंने कहा सर नहीं, मतलब अगर आप अलाउ करेंगे तो चाहे, हूँ जाऊंगी। अच्छा मैं अलाउ नहीं करूंगा तो तुम नहीं जाओगी? मैंने कहा सर मैंने अभी कुछ तय नहीं किया। अब टीचर्स तो टीचर्स है, डायरेक्टर क्या डायरेक्टर्स है। बात है, हाँ। तो पता चला कि सर ने खैर थोड़ा बहुत मेरी क्लास ऐसी मजाक मजाक में ली, और उसके बाद कहते ठीक है मैं सोचकर बताऊंगा तुम्हें। और मुझे 2 दिन बाद वहां पे जाना था इंटरव्यू के लिए। जी जनाब, पता चला साहब कि खैर जाने का परमिशन तो मिल गया मुझे। वहां जाके मैं इंटरव्यू में देख रही हूँ बंसी सर बैठे हुए हैं। मैंने कहा क्या अच्छी बात। बात है, मैंने कहा वाह सर वाह, मतलब मेरी मेरी खिंचाई हो रही थी मतलब। और उसके बाद खैर एनएसडी का इंटरव्यू हुआ। एनएसडी का जब इंटरव्यू हुआ तो बड़ा बहुत उस वहां पर ही मुझे बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। एनएसडी के प्रांगण में जो हम बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आपको पता है बहुत सारे लोग जी। एनएसडी के ऑल ओवर इंडिया से। इंटरव्यू के लिए आते हैं, हाँ ऑल ओवर इंडिया से, और अब तो खैर पूरे एशिया के लिए है। जी। और जगह जगह के लोग आए, और मैं देख रही हूँ एक से एक कमाल सिंगर्स, एक से एक कमाल परफॉर्मर, और ये वो। एनएसडी में क्या होता है कि एक पोर्शन मतलब इंटरव्यू के दौरान में एक ऐसा जो है कि आपको गाना भी गाना होता है, आपके अंदर कितना लय है, कितना रिदम है, ये सब इस तरीके की, क्योंकि हमें दरकार है थिएटर में। तो एक पोर्शन वहां था जहाँ पे मुझे गाना गाना था और डांस करना था। मैं बताऊं एनएसडी की जो फैकल्टी है, चाहे चाहे म्यूजिक म्यूजिक से रिलेटेड हो, वो ऐसा ग्रेट सपोर्ट करते हैं आपको। और वो मैंने अपने हिसाब से गाया और डांस किया, और उन्होंने इतने खूबसूरती से मिलाया, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अच्छा अच्छा मैं भी रिदम मिला सकती हूँ थोड़ा बहुत, अच्छा अच्छा मैं भी। तो एनीवे, एवरीवन हाँ लव्ड जी। दैट माय, मतलब इंटरव्यू में लोगों को जो है मेरी परफॉर्मेंस के साथ साथ मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो उनको बहुत, मिर्चकटिकम के बारे में बहुत कुछ बातें हुई मेरे से, और भास के बारे में मेरे से, क्योंकि एकेडमिक से जुड़ी हुई चीजें इंटरव्यू में बहुत बातें हुई। वो इसलिए बातें हुई, तकरीबन मेरा 47 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, बहुत लंबा इंटरव्यू चला मेरा। और या आई स्टिल रिमेम्बर, और मैं ये सोच रही थी कि क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे लोग गए थे, 10-10 मिनट में वापस आ गए, कोई 10 मिनट में, कोई 10-12 मिनट में, ऐसे करके वापस। मैं भी मेंटली प्रिपेयर थी ये मैं भी 10-15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। मेरा 40, आई स्टिल रिमेम्बर 47 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, और खैर वक्त का पता नहीं चला मेरे से। बड़ी बाद में मुझे कहा गया कि आप ऑलरेडी एक ट्रेनिंग कर कर आएंगे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू। इसलिए मेरा इंटरव्यू लंबा हुआ था, ताकि वो लोग ये जानना चाहते थे कि एम आई सीरियस अबाउट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ट्रेनिंग 2 डिग्री हासिल करते हैं, और फिर उसके बाद एक होता है लोगों को कि भाई हमें और पढ़ाई करनी है, या जो भी होता है। तो मुझसे ये भी सवाल किया गया, मुझे राम गोपाल बजाज सर उस वक्त हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने पूछा भी कि, उन्होंने कहा कि तुम ऑलरेडी एक ट्रेनिंग करके आई हो, तो तुम क्यों ट्रेनिंग करना चाहती हो? तो मैंने बोला सर, एक तो सीखने की कोई एक ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आपने कोई एक स्कूल से या कॉलेज से पढ़ाई कर ली तो आप दूसरी नहीं कर सकते। मैंने कहा क्योंकि मैं थिएटर की इतनी गहराइयों में और चीजें जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी कहना चाहिए फैकल्टी है जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से बड़ी प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं। इंटरव्यू चला, फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए, मतलब जो हर बैच में होता है, तो उस तरीके से आगे बढ़ते रहे। बड़े सारे नाटक किए, बहुत एक्सपेरिमेंट किए। मुझे आज भी याद है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट था और मैंने क्लास में टॉप किया था। तो बड़ी प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं एनएसटी की, तो बहुत सुंदर सुंदर मेमोरीज हैं। मैम, रंगमंच से जुड़े किसी नाटक से जुड़ा कोई खास किस्सा, या किसी निर्देशक के साथ काम करने का कोई खास अनुभव? बहुत अनुभव है, मतलब मैं किसकी मैं शाहजी की एक बात है जो मुझे हमेशा याद रहेगी। मेरे ख्याल से शाहजी का भी, हमारे हम सेकेंड ईयर में थे, और शाहजी का वो आखिरी नाटक था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और उन्होंने ना बड़ी अच्छी बात जिंदगी में मुझे सिखाई। उन्होंने, क्योंकि मैं एक्टिंग भी करी थी, हमारा बैच एक्टर्स का बैच था, हमारे 20 के 20 लोग एक्टर्स थे, तो कोई वहाँ डायरेक्टर या डिजाइनर नहीं था। ओके। तो क्या होता था मोस्टली, क्योंकि मुझे डायरेक्शन का भी शौक है, तो मैं जो है ज्यादातर ये मौका कि भाई एक्टिंग भी कर रहे हो, और जो भी टीचर्स आते थे, डायरेक्टर्स आते थे, उनको हम असिस्ट भी क्या करते थे। तो मोस्टली मैंने बहुत सारे टीचर डायरेक्टर्स किया है। तो शाहजी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो एक्टर होता है ना, वो डायरेक्टर के लिए भगवान होता है। आप ये सोचिए कितनी कमाल की बात है ये।
जबकि इसका उल्टा होता है, लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्टर भगवान होता है और एक्टर्स तो मतलब दे यूज लाइक अ पपेट। बट उन्होंने मैंने ये बात सीखी कि नहीं, आपके जो एक्टर्स हैं वो भगवान हैं, उनको उतने रिस्पेक्ट दीजिए, आप उतना स्पेस दीजिए, उतनी फ्रीडम दीजिए, आप उनको सराखों पे बिठा के रखिए। मतलब ये कितनी बड़ी सीख है, मतलब ये मुझे आज भी याद है जो उन्होंने बात कही। बाबा कारंत के साथ हम नाटक कर रहे थे और सहजता, मतलब आप अगर बाबा कारंत का पूरा इतिहास उठाकर देखें तो मतलब जिसे कहना चाहिए वन ऑफ द गॉड इन थिएटर, मतलब कहते हैं ना म्यूजिक के बारे में जो उनकी विरासत है, इतनी लंबी, इतनी विरासत, उसके बारे में अगर बात करने शुरू करें तो मुझे लगता है 10 एपिसोड हो जाए। पूरी दुनिया में उनके जो छात्र हैं, उनकी जो सिखाए हुए लोग हैं, वो उसके बारे में शायद पता नहीं कितने एपिसोड हो जाएंगे। तो उनसे हमने सीखा कि थिएटर कितनी सहजता के साथ किया जा सकता है। एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेट टीचर, कहते हैं ना, एक ग्रेट टीचर के रूप में बहुत कुछ सीखा उनसे हम लोगों ने। और राम गोपाल बजाज का हमारा पहला नाटक था। प्रसन्ना जी की बात मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, रियलिज्म। मुझे आज भी याद है कि एक नाटक था जो स्वानंद किरकिरे ने उनका जो है वो किया था, स्क्रिप्ट लिखा था, और उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था सूजी रंगा। और सूजी रंगा जो है वो शी वाज लाइक 200 kg लेडी। अब उसके लिए एक अलग कॉस्ट्यूम तैयार की गई अलग, और मैं वो रोल करने में इंटरेस्ट नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो प्ले कास्टिंग के टाइम कम से कम 1 वीक तक होल्ड पे चला गया था, यही डिस्कशन चलता रहा। और प्रसन्ना सर जो है वो मुझे कास्ट करना चाहते हो, और मैं जो है वो नहीं, मुझे ये रोल नहीं करना है। भाई यंग बच्चों में होता है ना, जैसे कि नहीं मुझे ग्लैमरस रोल करना है, मुझे इंटरेस्टिंग रोल करना है, मुझे ये रोल करना है। और मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट आपकी अलग अलग ख्वाहिशें होती है। तो उसी तरीके से प्रसन्ना सर ने करना, ये रोल करेगी तो नीलम ही करेगी। अब मैं बड़े चक्कर में, मैंने कहा यार मेन रोल पाने के लिए लोग कितने जो है लोग मर रहे होते हैं, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, आई एम वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू एंड आई विल डू लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने कहा मुझे नहीं करना है ये रोल, नहीं। पूरा बैच एक तरफ, मैं एक तरफ, डायरेक्ट दो हमारे स्कूल के डायरेक्टर एक तरफ, प्रसन्ना सर एक तरफ। अब मैं 1 हफ्ते तक जो है ये बात पूरी बहस चली, ये है वो, सर ने कहा कि नहीं अगर ये नाटक होगा तो ये रोल नीलम ही करेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने वो नाटक जब एक्टिंग और रिहर्सल शुरू हुई, मैंने सर को मैंने कितना धन्यवाद किया मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो एक नेचुरल को छूता हुआ रियलिज्म होता है एक्टिंग में, क्योंकि आप अभी एक्टिंग स्टूडेंट रह चुकी हैं। और मेरा जो आपने पूछा ना कि आपका एनएसडी में क्या स्पेशलाइजेशन था, मेरा एक्टिंग का स्पेशलाइजेशन है। उसके पीछे भी बड़ी एक सुंदर सी कहानी है। तो मैं जो है वो रियलिज्म जिसे कहते हैं, वो जो प्रसन्ना सर ने मुझे सिखाया, मैं उनकी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी कि अगर एक बॉटल का ढक्कन भी खोलना है तो उसमें एक्टर का क्या कन्विक्शन होना चाहिए। और उस आप बिलीव, जैसे मैं गाने से हमेशा भागती रही, इसमें लाइव ऑर्केस्ट्रा था और भास्कर चंद्रावरकर इसके म्यूजिक डिजाइनर थे। और उनका जो ऑर्केस्ट्रा आप अगर देखेंगे तो कुछ नहीं तो 15 से 20 लोग उनका पूरा ताम झाम लेके लाइव बैठता है। मैंने बोला यार ये ले देकर क्यों जो है हमेशा होता है कि मुझे गाना ही गाना होता है, लाइव स्टेज पे लाइव गाना गाना है और डांस भी करना है। और इस तरह की कॉस्ट्यूम बनाई गई थी जिसका वजन 200 किलो के आसपास हो, तो उस तरीके का पूरा पूरा तैयार किया गया था। बट जो मैंने प्रसन्ना सर से रियलिज्म के बारे में सीखा, मुझे लगता है कि मैं कहीं और नहीं सीख पाती। तो आई रियली रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। एंड रॉबिन सर, उनको कैसे छोड़ सकते हैं, रॉबिन सर, वाह। मतलब रॉबिन सर ने जो सिखाया कि किसी भी नाटक के या एक्टिंग के या डायरेक्शन के या सेट के मल्टी लेयर्स, मल्टी डायमेंशनल जो चीजें हैं, वो जिंदगी में जैसे क्या होता है, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मेरे आसपास तो घटना घट रही है ना, दुनिया चल रही है, तो आप उसको स्टेज पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम रॉबिन सर। अनुराधा कपूर, हाउ कैन आई लीव, मतलब वन ऑफ, जैसे कहते हैं अनुराधा कपूर हम सबके हार्ट तो, मतलब इंटेलिजेंट डायरेक्टर, यूरोपियन थिएटर हो, वर्ल्ड ड्रामा हो, आप उनसे बारे में बात। तो उनके साथ हम लोगों ने 3 सिस्टर्स, मैंने उसमें छोटी बहन का रोल किया था, इरीना, आई बिलीव इरीना, थर्ड सिस्टर इज इरीना। उनके साथ काम किया कि कैसे आप ऑडियंस को सरप्राइज कर सकते हैं। आप ऑडियंस को, जैसे कहते हैं ना, एक्टिंग प्रिडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए, या आपका सीन प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस को पता लग जाए कि अब क्या होने वाला है। तो उनसे ये सीखा कि ऑडियंस को आप कैसे सरप्राइज करो, कैसे आप उनको अचानक से ऑडियंस को लगेगा वाह क्या बात है, मतलब ऑडियंस जो सोच भी ना सके, आप एक्टिंग से उनको सरप्राइज करिए। निभा जोशी मैम, मतलब हमारी वन ऑफ द टीचर, कहते हैं एस्थेटिक के बारे में, कि आप स्टेज के ऊपर सब कुछ नहीं दिखा सकते,
नहीं 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 नहीं, आप जो है ये आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि एक एस्थेटिक है, आप किसी भी भाव को दिखाएं। अगर आपको मर्डर भी दिखाना है तो एक एस्थेटिक के साथ दिखाना पड़ेगा कि आप जो है वो एस्थेटिक, जो क्योंकि कला अपने आप में एक बहुत सुंदर चीज है, इसीलिए उसे कला कहते हैं ना। नहीं तो हम उसे क्या कहते हैं, कुश्ती पहलवानी, या हम उसे और भी कुछ कह सकते हैं। कला इतनी खूबसूरत चीज है, तो अगर आपको उसमें बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा, आप संवेदनशीलता के साथ किसी भी चीज को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो हमने सीखा। फिर हमारे बहुत सारे एनएसडी के सीनियर्स हैं, राजपाल यादव हैं, चेतन पंडित है, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं, मल्लिका, मतलब बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने, जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। रीता गांगुली हमारी टीचर हुआ करती थी, उनसे हमने क्लासिकल फॉर्म्स के बारे में सीखा। तो बहुत सारी चीजें सीखी एनएसडी में और बड़ी खूबसूरत यादें रही। और एक्टिंग के बारे में जो मैं आपसे कह रही थी कि ये कहानी है बड़ी सुंदर सी। एक्टिंग के बारे में क्या हुआ कि मैं, क्योंकि इससे पहले डायरेक्शन करके आई हुई थी, तो डायरेक्शन करती रही थी, तो डायरेक्शन में आई एम, मतलब ये मुझे आज भी याद है कि रॉबिन सर का और अनुराधा मैम का कहना ये था कि आई एम क्वाइट बोल्ड डायरेक्टर, मैं आई कैन टेक डिसीजन। एज अ डायरेक्टर आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जहाँ पे कैरेक्टर को लेकर होता है, ब्लॉकिंग को लेकर होता है, पूरे डिजाइन को लेकर होता है। तो उनका मानना ये था कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको कॉमन एक पढ़ाई होती है, आपको पता होगा जो भी इंस्टीट्यूट है 3 साल का है एनएसडी का ट्रेनिंग, तो फर्स्ट ईयर में जो है वो कॉमन क्लासेस होती हैं, जिसमें आप लोगों को एक बेस पूरा बताया जाता है कि ये है, और उसके बाद आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो वो स्पेशलाइजेशन जब हमारा वाइवा हुआ तो मुझसे कहा गया कि एक्टिंग तो आप कहीं भी सीख सकती हैं, आप जो है यू आर वेरी गुड डायरेक्टर, यू हैव वेरी गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो तुम्हें डायरेक्शन लेना चाहिए। मैंने, मेरी कभी बहुत लंबी जो है इस बारे में, मेरा वाइवा भी बहुत लंबा चला, और मैं नहीं, मुझे एक्टिंग ही लेनी है, मुझे एक्टिंग लेनी है, क्योंकि मेरा मानना ये था कि आप किसी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो बीएनए हो या एनएसडी हो, जो ट्रेनिंग जो आपको एक एक एक्टिंग की ट्रेनिंग या प्लेटफॉर्म, या अपने आप को जो एक्सप्लोर करने का जो एक एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको 10 डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हो। और जैसे मैंने बोला कि रियलिज्म के बारे में प्रसन्ना सर से मैंने सीखा, क्लासिकल जो हमने प्ले किया बाबा के साथ, हमने एक और रियलिस्टिक प्ले किया बजाज सर के साथ, रॉबिन सर के साथ हमने मृच्छकट्टिकम किया, अनुराधा मैम के साथ हमने थ्री सिस्टर्स किया, हमने बीएम शाह जी के साथ हमने किया पारसी थिएटर में वीर अभिमन्यु किया, फिर उसके बाद हमने बजाज सर के साथ फिर मृगतृष्णा प्ले किया। बहुत सारे हमने नाटक किए। हमने एक पोलिश डायरेक्टर आए थे पोलैंड से, उनके साथ हमने एक बहुत ही सूफी किस्म का प्ले किया, पंछियों की महफिल। तो एक्टिंग एक्सप्लोर करने के जो इतने नए नए चैप्टर मुझे मिले, मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग का कहीं और ये ट्रेनिंग मुझे मिलती। तो वो इस बात को लेके मैंने एक्टिंग का चुनाव किया, और जबकि फैकल्टी का कहना ये था कि नहीं आपको डायरेक्शन लेना चाहिए बिकॉज यू आर वेरी गुड इन डायरेक्शन। सो बट आई वेंट अगेंस्ट the faculty and I said no, I'm going to take direct acting because I want to explore layers and layers in acting, so I just chose acting. मैम, आप एक प्रतिभाशाली एक्ट्रेस रही हैं, क्या खास तैयारी करती हैं किसी कैरेक्टर को तैयार करने के लिए या किसी रोल के लिए? एक्टिंग को सबसे पहले ये है कि कैरेक्टर को आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, और 50% जो है वो एक्टर का काम होता है, 50% आपकी स्क्रिप्ट आती है। आपके स्क्रिप्ट में जो है वो हाँ, इस एक्टिंग से ध्यान आया मुझे, नसरुद्दीन शाह सर जो है वो हमें फाइनल ईयर में, एनएसडी के फाइनल ईयर में एक्टिंग क्लासेस लेने आते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे केस हिस्ट्री बनाई जाती है। तो ये जो आप कह रहे हैं तैयारी, चरित्र की तैयारी की, तो क्या होता है कि डायलॉग्स जो आपके किसी भी स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा होता है कि नीलम गुप्ता जो है इस तरीके की कैरेक्टर है, क्योंकि कोई भी कहानी होती है तो उसके संवाद लिखे होते हैं, उसमें ये थोड़ी लिखा होता है। तो हमारे टीचर्स ने, एक्टिंग टीचर्स ने ये हमें बताया कि आपके जो को एक्टर्स हैं, जो को कैरेक्टर्स हैं, वो जो आपके बारे में बोलते हैं, वहां से आपके कैरेक्टर की प्रिपरेशन की तैयारी होती है। जो आपका डायलॉग लिखा हुआ है वो आप दूसरे के लिए बोल रहे हैं। तो ये मैंने एक बड़ी अच्छी बारीकी चीज जिसे कहते हैं, यहाँ से मैंने एक सूत्र पकड़ा कि कैरेक्टराइजेशन में जो दूसरे कैरेक्टर बोल रहे हैं, बार बार डायरेक्टर को आपने बोलते हुए सुना होगा कि अपने को एक्टर को सुनो, अपने को एक्टर को सुनना सीखिए, तो तब पता लगता है कि ओ, नीलम गुप्ता का कैरेक्टर तो ऐसा है, राइट। तो आपको जब स्क्रिप्ट आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अपने डायलॉग्स के साथ साथ पूरी स्क्रिप्ट को बहुत ही बारीकी और बहुत ही डिटेल में जाके, कि अगर इस किरदार के बारे में, नीलम गुप्ता के किरदार के बारे में अगर कोई किरदार, तृप्ति मान लीजिए कि मेरी को कैरेक्टर है,
तो वो क्या बोल रही है तृप्ति, तो वो मुझे सुनना पड़ेगा, वहां से मेरा कैरेक्टराइजेशन का जो है वो बनना शुरू होता है। फिर उसके बाद 50% ये सिखाया गया कि किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर कोई किरदार लिखकर नहीं आएगा, आपको 50% तैयार करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए नीलम गुप्ता है और आप मेरी, मान लीजिए कि आप मेरी बेटी का रोल कर रही हैं, तो माँ बेटी का जो है वो रिलेशन कैसा है, जो हमारे संवाद से पता लगेगा। दूसरा कि अगर वो एक दूसरे से बड़े प्यार से बातें करती है, मान लीजिए कि उनका रिलेशनशिप 5 साल बहुत अच्छा है और अचानक से कुछ होता है और उनके उनके रिलेशनशिप में बहुत खटास आ जाती है और वो एक दूसरे से बात नहीं, तो अब अगर किसी स्क्रिप्ट में तो उस घटनाक्रम का जिक्र होता है, लेकिन किसी में जिक्र नहीं होता है, सिर्फ डायलॉग्स होते हैं। तो दोनों एक्टर्स को मिलके, या फिर अगर आप खुद काम करना चाहते हैं, तो हमें एक फॉल्स वर्ल्ड क्रिएट करनी पड़ती है जो कि बहुत रियल होती है कैरेक्टर के लिए, कि अच्छा हो सकता है कि माँ ने की तरफ से कुछ ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कि बेटी की तरफ से कुछ ऐसा हुआ होगा, और वो हमें ऐसी बैक में एक हिस्ट्री तैयार करनी पड़ती है। और मुझे कि हाँ, कि मुझे तृप्ति जो है वो जब 16 साल की थी, तो शायद मैंने उसको एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, और मैं उससे जब वो 10 साल की थी, मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाला, और आने वाले मैं 7 साल उससे कभी मिलने नहीं गई। तो वो है कि किरदार के बारे में आपको एक बैक में हिस्ट्री तैयार करनी पड़ती है, जिसे कि केस हिस्ट्री कहते हैं। तो उसकी, अच्छा इतने उम्र में अगर उसकी शादी हुई है, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो उसकी जब पहली संतान हुई जिसका नाम तृप्ति है, तो वो अच्छा वो हुई। अच्छा, तो फिर उस वक़्त क्या रिलेशन था, कैसा था? फिर वो किस तरीके से आगे परिवार आगे बढ़ा। अब तृप्ति जो है वो 26 साल की हो चुकी है और माँ की उम्र जो है वो 40-42 साल है। तो अब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? तो अगर हम स्टेज पे ये सीन कर रहे हैं कि वो 10 साल के बाद मिले हैं, तो 10 साल के बाद मिलने के बाद वहाँ पे एक बहुत ऑकवर्डनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो ऑकवर्डनेस के पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो मुझे बैठकर वर्कआउट करना पड़ेगा, कि आखिर ऐसा क्या घटा होगा कि ये 10 साल से नहीं मिले और 10 साल बाद जब मिले हैं, तो वो ऑकवर्डनेस इतनी रियल लगनी चाहिए कि हाँ, वो एक्टिंग ना लगे। तो इस तरीके से केस हिस्ट्री में तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद अपने डायलॉग्स में बहुत सहजता होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं फील होना चाहिए कि डायलॉग याद कर रहे हैं आप स्टेज के ऊपर। कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि, और दूसरी एक मैं बहुत अच्छी बात करूँ, जो कि क्योंकि मैं अब आजकल डायरेक्शन है, एक्टिंग जो कुछ भी सब कुछ कर रही हूँ, टेलीविज़न भी कर रही हूँ, फ़िल्में भी कर रही हूँ, कि आप अपने को-एक्टर्स को हमेशा सपोर्ट करिए। बिकॉज़ सीन जो थिएटर होता है ना, या कुछ भी जो भी परफॉर्मेंस होती है, इट्स नॉट सोलो, इट्स अ टीम वर्क। बिकॉज़ ये मैंने देखा है कि जहाँ आप अपने को एक्टर्स के साथ बहुत सपोर्ट करके काम करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी होती है। तो कैरेक्टर के संवाद है, अपने नाटक को बार-बार पढ़िए, अपने संवाद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपनी केस हिस्ट्री तैयार रखिए, और उसके आगे पीछे प्रेजेंट जो है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर करिए, बाकायदे लिखिए उसे। तो इस तरीके से अपनी कैरेक्टराइजेशन होती है। और दूसरे दूसरे को एक्टर्स को बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। मैम, आपने फ़िल्म एंड टेलीविज़न में भी एक्टिंग की है और कर ही रही हैं, और थिएटर प्लेस में भी एक्टिंग करी है। तो क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों एक्टिंग में? कौन-सी खास बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, मैं अगर कहूँ, सिर्फ मैं अगर प्योर ऑर्गेनिकली एक्टिंग की बात करूँ, अगर मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कर रही हूँ, फॉरगेट अबाउट टेलीविज़न, फॉरगेट अबाउट टेक्निकल टर्म्स, तो मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि आप किसी भी कैरेक्टर के बारे में एक इमेज बनाते हैं। आप एक इमेज बनाते हैं और उस इमेज के हिसाब से आप ये मान के चलते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा है। अगर ये नीलम कैरेक्टर ऐसा है, तो आप ये मान कर चलते हैं। तो जब आप उसकी डायलॉग डिलीवरी जब भी कर रहे हैं, तो जो आपने तैयार किया है कैरेक्टर, आप उसी हिसाब से तो करेंगे ना। आप उसको कैमरे के हिसाब से, कुछ टेक्निकल सीमाएँ होती हैं कि आपका ये टाइट क्लोज़ चल रहा है, तो अब मैं थिएटर में इतना खुलकर और फैल के और लाउड होके करती हूँ। वहाँ पे मैं जो वॉल्यूम की जो तीव्रता है वो कम कर सकती हूँ कैमरे में। लेकिन मैं डिलीवरी डायलॉग की तो करूँगी ना, मेरा पैटर्न अगर ऐसा है तो मैं उस कैरेक्टर के हिसाब से वैसे ही परफ़ॉर्म करूँगी। नाटक में क्या होता है, क्योंकि इट्स अ लाइव मीडियम, वहाँ पे रीटेक्स नहीं होते हैं। तो रीटेक्स में हमें मालूम होता है कि अगर मैं एक किरदार कर रही हूँ, तो मुझे वो एक निरंतरता के साथ उसे बनाए रखना है। और टेलीविज़न में क्या होता है, या कैमरे के सामने, चाहे वो टेलीविज़न हो या फ़िल्म हो, कि अगर आप क्लोज़ दे रहे हैं, तो आपको जो भी इंटेंसिटी है, आप मास्टर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मास्टर में। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं अभी चूँकि टेलीविज़न भी कर रही हूँ, और तो मैं चाहे क्लोज़ हो या मास्टर्स हो, कैमरे का ये एक टर्म है जहाँ पे क्लोज़ का मतलब सिर्फ़ एक एक्टर का क्लोज़ लिया जा रहा है, और मास्टर का मतलब होता है कि अगर एक सीन के अंदर 5-6 लोग हैं, तो कैमरा थोड़ा डिस्टेंस में लगा हुआ है और वहाँ पे उस पूरे 5-6 कैरेक्टर्स को कवर किया जाता है। तो एक्टिंग है भाई।
एक्टिंग एक्टिंग है मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत डिफर करेंगे कि नहीं, कैमरे की एक्टिंग अलग होती है, थिएटर की एक्टिंग अलग होती है। उसकी तीव्रता में और उसकी निरंतरता में फर्क होता है। लेकिन आप ये कहें कि मैं संवाद ऐसे बोल रही हूँ, अगर मुझे ये बोलना है, तृप्ति मैंने तुमसे कितनी बार कहा, ये तो चलो, अगर मैं आप ये स्टेज के ऊपर, तुम बात क्यों नहीं सुनती हो, तो अगर यहाँ पर कैमरे का एक्शन बोला जाए तो तब भी तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना, तृप्ति तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। मैं इसमें क्या डिफरेंस कर सकती हूँ। अगर मैं स्टेज के ऊपर भी कर रही हूँ तो मैं भी तो ऐसे ही बोलूंगी ना कि तृप्ति, और मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगी, मेरा अपर्चर खोल के वॉल्यूम बढ़ाऊंगी, तृप्ति तुम क्यों नहीं समझती हो, तो वो थोड़ा सा लाउड हो जाता है। लेकिन एक्टर की जो डायलॉग डिलीवरी है और जो एक्सप्रेशन है, उसकी तीव्रता में कमी और ज्यादा हो सकती है। तो ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि बस यही फर्क होता है। और टेलीविजन में आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलता है प्रिपरेशन का, बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि सेट के ऊपर आप आते हैं और आप मेकअप करवा के तैयार होके आप अपने ग्रीन रूम से बाहर सेट की तरफ जा रहे होते हैं और आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है, तो आपको बहुत मंझे हुए कलाकार की तरीके से स्क्रिप्ट के डायलॉग पढ़ते पढ़ते आपको सीन करना होता है। थिएटर में हमें महीनों का वक्त मिलता है, हमें बहुत अच्छी खासी रिहर्सल मिलती है, तो हम जमा जमाया काम करते हैं बहुत, मतलब कि हम हर चीज निश्चित कर लेते हैं, हर चीज को एकदम निश्चित कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक एक्टर की इंडिविजुअल डायलॉग डिलीवरी की एक्टिंग में फर्क नहीं होता है। बट हमारा जो जमा जमाया जो एकदम रिहर्सल है कि मेरी यहाँ से यहाँ एंट्री होगी, वहां से वहां एग्जिट होगी, मैं अपने को एक्टर को ऐसे देखूंगी, मेरे एक फिक्स्ड मैनरिज्म है जो कि हमने महीनों पहले डिसाइड कर लिया है। एक्टिंग में और वहां पर टेलीविजन में या कैमरे के सामने इट्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एंड जो डायरेक्शन होता है वो आपको एक बहुत वाइड तरीके से बताया जाता है कि इस तरीके कैरेक्टर, बाकी परफॉर्मेंस आपको 80% आपको अपने हिसाब से करनी पड़ती है और बाकी फिर वो लोग बताते हैं, डायरेक्टर, जो भी डायरेक्शन टीम है, डायरेक्टर टीम है, वो बताते हैं। मैम आप इतने अच्छे से बता रही, इतने अच्छे से समझा रही हैं, तो मेरा यहाँ ये भी जानने का मन हो रहा है कि जो हमारे नए कलाकार हैं, नए आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट, वो अगर एक्टिंग में काम करना चाहते हैं तो उनको किस तरह की वॉइस एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, किस तरह से अपने एक्सप्रेशंस पे काम करना चाहिए, अगर उसके बारे में भी आप कुछ सुझाव दें। जी जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बोलूंगी जो नए एक्टर बनना चाहते हैं तो वो वॉइस की आप, क्योंकि भाई आप लोगों के पास गूगल भी है, आप लोगों के पास तो आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर या एक बुक या आप किसी, आप मेरे ख्याल से आप अच्छे से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वॉइस की थेरेपी है, वॉइस की ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको पूरे मेडिकल टर्म्स में आपको पूरा ये समझाया जाएगा कि कैसे आपको अपने रेजोनेटर्स को यूज करना है। और सबसे ज्यादा जो एक, क्योंकि एक्टिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वॉइस, बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो एक्टर्स को जो है वो अपने एक्टर बॉडी और अपनी आवाज के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये दो विजुअल एक ऐसे हैं जो सामने कैमरा हो या सामने आपकी लाइव ऑडियंस हो, वो पहला ऐसा ही इंप्रेशन देता है कि आप इस दो टूल से आप सब कुछ स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि यही दो टूल आपके पास ना हो तो आप प्रस्तुति में बहुत सीमित हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, अब वॉइस एक्सरसाइजेज तो आपको गूगल में भी मिल जाएंगी, मतलब क्योंकि वॉइस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप जिन दिनों नाटक वगैरह कर रहे हैं तो आप खास चीज का ये ख्याल रखिए कि जो आपका, जो भी आप करते हैं रोज सुबह उठ के आप, बहुत सारे ऐसे उच्चारण हैं, बहुत सारे ऐसे टंग ट्विस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे, आप उर्दू उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, जिस भी भाषा में, हिंदी उठा लीजिए, आप जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं या जिस भाषा में आप नाटक कर रहे हैं, तो बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स, ताकि आपके वर्ड्स और आपकी जुबान बहुत साफ रहे, ताकि आप जो भी डायलॉग बोले वो ऑडियंस को समझ में आए। आप अगर थिएटर कर रहे हैं तो आपके वॉइस का प्रोजेक्शन जो है वो इतना कमाल का होना चाहिए कि आपकी जो आखिरी नाटक आपकी आखिरी सीट है जो आपकी, वहां पर अगर आप कोई विस्पर भी बोल रहे हैं तो ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए। तो इसके बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स है। आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, आप सिर्फ बंद करके भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइजेज है। क्योंकि मैं अगर वो नाम लेने बैठूंगी, इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग इंटरव्यू एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू कैन एक्चुअली, आप नेट पर जाकर आप 10 ऐसे पूरे चैप्टर खोल के पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स होती रहती है, बहुत सारी थिएटर की वर्कशॉप्स होती रहती है, वॉइस की ऑनलाइन क्लासेस होती रहती हैं, उनको बहुत सीरियसली करिए। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिए, कोई भी एक्सरसाइज करे, अगर वो आपको कहीं पर भी हर्ट करता है, आप उसको तुरंत रोकिए, क्योंकि आप अपने वोकल कॉर्ड्स जो है वो डैमेज नहीं कर सकते। आपने वोकल कॉर्ड डैमेज कर दिया अगर आपने, तो वो रिपेयरेबल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप किसी के
किसी आप पढ़िए जरूर नेट के ऊपर, लेकिन 99.9% ये कोशिश करिए कि आप किसी गाइडेंस में एक बार ट्रेनिंग लें और उसके बाद वोकल एक्सरसाइज करें। क्योंकि आप अपने टीचर पहली बार दूसरी बार कर रहे हैं तो आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको बोलें कि नाभि से आवाज निकालिए। थिएटर में आप लोगों ने सुना होगा, पेट से आवाज निकालिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत नेजल आ रही है, आपकी आवाज बहुत तीखी टॉप पर आ रही है, नहीं मुझे बेस में आवाज चाहिए। अब चूंकि हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं तो हमें मालूम है, हमें थ्रोट, हमें यहाँ से बोलना है, हमें पेट से बोलना है, हमें बेस से बोलना है, या हमें टॉप से बोलना है। तो हम लोगों का क्या है कि हम लोग ने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है, तो कोच की, बिकॉज ये बहुत एक्टर की बहुत नाजुक चीज है, तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ऑलवेज स्टार्ट विद द पर्सन हु ऑलरेडी गॉट ट्रेनिंग और जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो वॉइस की तो एक बात, एक्सप्रेशन की बात हुई कि एक्सप्रेशन, देखिए एक मनुष्य के अंदर एक बहुत स्वाभाविक तरीके से एक्सप्रेशन होता ही होता है। आप इस बात को मान के चलिए कि छोटा बच्चा जो है जितना खूबसूरती से और नेचुरल तरीके से एक्सप्रेशन दे पाते हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। एक्टिंग करने की पहली शर्त यह है कि आपका ऑब्जर्वेशन, ये हमने अपने गुरुओं से सीखा है कि जब आप कुछ चीज क्रिएट करना चाहते हैं तो बेसिकली यू कैन नॉट क्रिएट, यू हैव टू रिक्रिएट। आपको रिक्रिएट करना होता है ना, आप स्टेज पे करिए, आप कैमरे के सामने करिए, डायरेक्शन में करिए, आप कहानी लिखिए, यू आर रिक्रिएटिंग, यू आर नॉट क्रिएटिंग। That's a right correct term, because you recreate whatever you write, whatever you paint, you create music, डायरेक्शन, एक्टिंग, आप जो भी करते हैं तो यू रिक्रिएट। तो रिक्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? रिक्रिएट करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन, ये सबसे पहली शर्त है, पहली स्किल है। एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, जहां पर भी आपको रिक्रिएट करना है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। वो आपका बेस है, वो आपके लिए इंसाइक्लोपीडिया है। पूरी दुनिया, पूरा है वो खुला पड़ा है ऑब्जर्वेशन के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए। तो जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल का होगा, आपकी आदत में, आपके थॉट प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए। और आप धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदर जब आपको पता चलेगा कि आपको एक बहुत मजाहिया कैरेक्टर करना है तो आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और आपको अगर सीरियस कैरेक्टर करना है जहां पर आपकी बॉडी जो है वो बहुत श्रिंक कर जानी चाहिए और बहुत आपको बहुत नजरें झुका कर बात करनी है। और जहां पर आपको लगता है कि आपको बहुत बोल्ड कैरेक्टर करना चाहिए, तो यू ऑलरेडी नो कि तुमने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो अपने आप बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है। और बाकी जो फेशियल एक्सप्रेशन की बात है, एक एक्टर को पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि वो एक सामने, अब मैं अगर अपने हाथों का ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि बोलते बोलते ऐसा नहीं कि मैं बस अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, एज अ थर्ड पर्सन मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने हाथों का ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ, और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे चेहरे पे किस तरीके के एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। हर बार आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका क्या एक्सप्रेशन जा रहा है। उसे कहते हैं एक्टिंग में महारत हासिल करना। मैम, आप एक कुशल डायरेक्टर भी रही हैं, तो उससे जुड़े कुछ खास अनुभव हमारे साथ बांटना चाहें? जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से डायरेक्शन की शुरुआत तो क्लास 8 में ही हो चुकी थी, जहां हमें डायरेक्शन का डी नहीं पता है जी, ब्लॉकिंग का बी नहीं पता है जी, एंट्री एग्जिट का ई और डबल कहते हैं एंट्री एग्जिट, वो नहीं पता है जी, विंग्स जैसी कोई एग्जिस्ट करती है कोई चीज, विंग्स जैसी, ये सब कुछ मालूम नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं ना भाव, कहते हैं ना एक मजाक भी है, भावनाओं को समझो, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो जो है वो हम इतने सुंदर भाव से जो है वो डायरेक्शन हमने शुरुआत करी कि हम जो हमारे जितने क्लासमेट थे, जिन लोगों को चुना गया कि भाई आपको ये नाटक करना है और ऐसे करना है, तो हम बड़ी मेहनत से, बड़ी, आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी-कभी बड़ी अपनी उस इनोसेंस पे ना बड़ा बड़ा गर्व होता है और हंसी भी आती है कि भाई 14-15 साल की उम्र में अब थिएटर का कोई ऐसा एक्सपोजर तो कभी था नहीं। तो भाई ऐसा करते हैं कि चलो भाई टेबल आ गई वहां से, चेयर आ गई यहाँ से, तुम अपने पापा का कोट ले आना, तुम अपने भाई का पैंट ले आना, ऐसे करना। अरे यार पीटी सर से ना, जो गेम्स के टीचर हो तो उनसे कैप मांग लेंगे, ठीक है, वहां पे जूड़ा बना के बाल पीछे फंसा लेंगे। अच्छा मूछो का क्या करें, मूछो का क्या करें, भाई मूछे तो किसी की ला नहीं सकते। अच्छा तो फिर क्या किया जाए? तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोगों ने जो है ना बड़ा ढूंढ ढांड के लखनऊ में, क्योंकि थिएटर का कोई बैकग्राउंड ना होने की वजह से अब ये तो पता नहीं था कि भाई मूछे कहाँ से मिलेंगी, और ये चौक में जाके ढूंढ ढांड के मूछों के, अब मूछे भाई, अब मूछे लगाए कैसे, एक गम होता है, एक कुछ होता है। तो बड़े मतलब बड़ी प्यारी चीजों से शुरुआत हुई और इतना अप्रिसिएशन मिला नाटक से, इतना अप्रिसिएशन मिला कि मतलब ये लगता था कि अच्छा इतनी खूबसूरत दुनिया होती है। मतलब
ऐसे होता था कि स्टेज पर आने के बाद जब नाम ऐसे होता था कि डायरेक्टेड बाय नीलम गुप्ता, तो ऐसे लगता था जैसे आपको ना पद्मश्री मिल गया है, मतलब क्या वो बात भाव होता था। पद्मश्री जी क्या होता है वो थोड़ा ना मालूम था, लेकिन मैं जी मतलब आज अगर आप बात करें तो ऐसे लगता था कि दुनिया फतेह कर ली है, जबकि फीलिंग कुछ वो आता वाली जाता नहीं था। जी हाँ, आता जाता कुछ नहीं था। हाँ लेकिन वो क्या है कि जो दर्शक होते थे, जो भी हमारे माँ बाप हो, स्कूल के लोग हैं, लोग बच्चों के सारे पेरेंट्स आते थे, पूरा स्टाफ होता था, उनको हमारे ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस होता था। ये टीचिंग का एक बड़ा खूबसूरत पहलू है कि जब टीचर्स आपके ऊपर वो एक विश्वास, ट्रस्ट जब शो करते हैं। ये हमारे थिएटर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने को एक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट, एज अ डायरेक्टर आप बहुत ट्रस्ट शो करते हैं कि नो, यू कैन डू दिस, ओ आप ये कर पाएंगे, आप कर लेंगे। ये एक विश्वास एक्टर और डायरेक्टर के बीच में जो एक संबंध बनता है, एक रिश्ता बनता है, उसमें एक बहुत अहम कड़ी है ये। तो वहां से शुरुआत हुई और टीचर्स ने वो एक विश्वास दिखाया और इस तरीके से कदम बढ़ते रहे। उसके बाद जहां जहां भी गए शहरों में, वहां जाकर हमने परफॉर्म किया। और फिर उसके बाद इप्टा में मैंने पहला नाटक जो है वो चिल्काश एक नाटक है, और हम्म जिसको कि मेरे ही कलीग आशु आशु हम लोगों ने, आशु प्रेमस्थाना पूरा नाम है, तो वो डायरेक्ट कर रहे थे। और मुझे याद है कि मैं एनएसडी के फर्स्ट ईयर का हमारा समर वेकेशन हुआ था, तो या बीएनए से एनएसडी जाने के बीच में समर वेकेशन था, ऐसे कुछ था। और हम लोग जो है वो नाटक कर रहे थे, और नाटक होने में 3-4 दिन बचे हुए थे। और नाटक करते ये रियलाइज हुआ कि नाटक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिसे कहते हैं ना कि एक जो पागलपन होता है, एक पैशन होता है। पागलपन का मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव सेंस में, एक काम करने की जो एक जो जुनून जिसे कहते हैं, एक ऐसा ऐसा जिसे कहना चाहिए कि खुमारी होना चाहिए। नशा तो गलत वर्ड है एक तरीके से, हालांकि नशा भी एक खूबसूरत वर्ड है, लोग उसे एसोसिएट गलत तरीके से करते हैं। तो जी अपने आप में तो अच्छा पता चला जी, नाटक देखने के लिए पूरा लखनऊ आ रहा है, तो आप सोचिए। और लखनऊ, पूरा लखनऊ का मतलब दर्पण के लोग या यावर के लोग, इप्टा के सारे सीनियर्स, तो आपके ना ऐसे तोते हुए उड़े रहते हैं, बॉस या तो आप बहुत अच्छा करो, नहीं तो आपकी बैंड बजने वाली। ऊपर से आपका एनएसडी में सिलेक्शन हो गया, आप बीएनए करके आए हो, तो यू बेटर डू योर बेस्ट जॉब। तो खैर, चिल्काश प्ले का जो है वो कहानी है, आपको पता होगा, चिल्काश एक कहानी है रशियन हमारे राइटर की। और वो कहानी की फिर इसको पूरी स्क्रिप्ट वहां बैठ के लिखी मैंने, बैठकर इप्टा में पूरे पूरे दिन बैठ के स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग्स लिखी। अब जो वहां पे जो एक्टर्स भी आते हैं, वो अपने एक शौकिया तौर पर पूरा करने आते हैं। अब हम जब ट्रेनिंग लेके आते हैं तो हम लोग कुछ अपनी चीजें शेयर करते हैं। तो डायरेक्शन की एक बहुत खूबसूरत बात ये रही कि मैंने जो है शुरुआत करी शेयरिंग से। मैंने डायरेक्शन मतलब नॉट लाइक यू बेटर डू दिस, नो, मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा। मैंने कभी स्पून फीडिंग नहीं करी। एज ए डायरेक्टर आई नेवर बिलीव इन स्पून फीडिंग। जैसे क्या होता है कि मैं अपने पूरे एक्टर्स को मौका देती हूँ पूरे प्रोसेस को इवॉल्व करने का। आई प्रोवाइड देम एवरीथिंग। मैं एक जमीन तैयार करती हूँ, उसमें उनको बीज डालने की मदद करती हूँ, मैं इस तरीके का माहौल क्रिएट करती हूँ म्यूजिक के थ्रू। एक्टिंग की और थिएटर की बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइजेस उसकी गो थ्रू करवाती हूँ, ताकि वो अपने कैरेक्टर, अपने किरदार के बारे में और उस नाटक को जिस जगह, स्थान, घटना, क्रम जिसे कहते हैं हम, ये सारे टर्म से आप लोग जानते होंगे ये टर्म। जी तो ये सारे इस तरीके का माहौल जो है मैं क्रिएट करती हूँ, ताकि वो एक्टर अपने आप उस किरदार को धीरे 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 इवॉल्व करते हुए वो अपनी इतनी सहजता से वो अपने एक्टिंग को लेकर आए, अपने अभिनय को लेकर आए, कि जब दर्शक उसे देखे तो उसे लगे कि ये घटना घट रही है। ऐसा ना हो कि हाँ ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। जब ऑडियंस आपको ये बोले कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। लेट मी टेल यू दिस। जब ऑडियंस आपको ये आके बोले वाह क्या बात था, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये कब शुरू हुआ खत्म हुआ, तब ये लगता है कि आप ऑडियंस को अपने घटनाक्रम के साथ उस घटना का हिस्सा बनाते हुए उसे लेकर चले गए। इस तरीके से डायरेक्शन की शुरुआत हुई। इप्टा में टोबा टेक सिंह नाटक था, चिल्काश नाटक था, जिसमें मैंने एक साथ, चिल्काश में मुझे आज भी याद है 9 घंटे बैठकर म्यूजिक डिजाइन किया, पूरा पूरा म्यूजिक, क्योंकि उस जमाने में कैसेट होते थे। उस जमाने में जो है वो कैसेट को सुनना पड़ता था म्यूजिक तैयार हमें, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि इप्टा में इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे कि हम जो है वो 10 लोगों का ऑर्केस्ट्रा बुलाएं और फिर उनको पेमेंट करें और फिर उनको रोज रिहर्सल में बुलाएं। तो इप्टा के पास ऐसे पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो इतने सारे चीजें अफोर्ड कर सके। तो हमने क्या किया, शहर भर में, आप बिलीव नहीं करेंगे, शहर भर में जा जाके लोगों से हमने कैसेट मांगे। हमने कहा आप हमें दीजिए, फिर हम कैसेट लेकर आए। फिर 9 घंटे विदाउट एनी ब्रेक आई सैट एक्चुअली विद द, वो एक टेप होता है जिसमें डाला जाता था, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर होता था जिसमें हम कैसेट डालते थे, और मैं डालने के बाद उसको सुनती थी, और अच्छा इस सीन में ये म्यूजिक डिजाइन करना है मुझे, फिर उसके बैठ के नोट्स बनाती थी। फिर उसके, क्योंकि उस समय ऐसा डिस्प्ले नहीं आता था जिसमें आप सेकंड्स भी नोट कर सकें, जी तो वो अंदाजे से जो ये करना पड़ता था। फिर वहां से
फिर उसके बाद सब कुछ पूरा होमवर्क करके जाके फिर एक स्टूडियो में जाके उस म्यूजिक को बताना और फिर उतना कट पेस्ट करके उस पूरे तैयार करना, सारा लूप तैयार करना। तो थिएटर ने डायरेक्शन में बड़ी शिद्दत से काम करना सिखाया, बहुत मेहनत से काम करना सिखाया। और फिर कोशिश ये होती थी, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरे तरीके से एक्टर की टीम को, जैसे मैंने बताया ना कि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्टर के लिए या डायरेक्टर के लिए, अगर आप रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो चिल्काश की बात खत्म करके मैं इसके बाद आती हूँ। तो चिल्काश का ये 9 घंटे बैठ के नॉन स्टॉप म्यूजिक क्रिएट किया, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, राज बिसारिया सर का नाटक देखने के बाद ये खड़े हुए और उनका ये स्टेटमेंट था, लखनऊ का थिएटर संभालने के लिए बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें जो है अब ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मैं ये बात कह रही हूँ, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो क्या रहे हैं। बात, मेरे भी खड़े हो रहे हैं मैम सुन के। इतना तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, मतलब, और चिल्काश में हम लोगों ने, क्योंकि समुद्री तट का जो है वो पूरी कहानी उसी पे है कि एक समुद्री तट है, किनारा है, एक बंदरगाह है, गोदी की कहानी है। अब आप सोचिए कि रियलिज्म को क्रिएट करने के लिए हम लोग साइकिल के ऊपर रेत बोरियों में भर भर के लेकर आए थे और हमने फिर वो क्रिएट किया था। तो बड़ा बड़ा खूबसूरत डायरेक्शन की शुरुआत रही है। फिर उसके बाद टोबा टेक सिंह की कहानी राकेश जी ने उसमें बड़ी मदद करी मेरी, और उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ गाने लिखे उसमें। हमने कुंवर नारायण जी की कविता का इस्तेमाल किया था। हमने टोबा टेक सिंह जब मैंने किया तो उसमें जो है, जब आप कभी भी देखें तो वो पागल खाने की पूरी कहानी जो है वो सटायर तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो, सादत हसन मंटो, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर, तो उन्होंने जो है पागल खाना पूरी दुनिया को बताया कि भैया बॉस ये पागल खाना है, ये कहानी पागल खाने की नहीं है पर ये दुनिया पागल खाना है। तो मेरे पास एक्टर्स है, जब वर्कशॉप की शुरुआत हुई और मेरे डायरेक्शन की शुरुआत हुई, तो जब वहां पर आए तो लोगों ने वो पागलों वाली एक्टिंग शुरू कर दिया, मैंने कहा ना, ये एक्टिंग तो मुझे चाहिए ही नहीं। एक हफ्ता मैंने उन्हें पूरे शहर में भेजा सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, और मैंने कहा विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो मैं रोज 3 से 4 घंटे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और बहुत, ये 40 दिन की वर्कशॉप चली थी, मुझे आज भी याद है। और टोबा टेक सिंह हम लोगों ने शो किया था जब गदर फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा। आप बिलीव करें, गदर फिल्म का आज भी मेरे पास न्यूज़पेपर कटिंग रखा है, गदर फिल्म का इतना सा जो है लिखा गया था और टोबा टेक सिंह के बारे में इतना बड़ा आर्टिकल लिखा गया था। गजब। तो मतलब ये है कि डायरेक्शन की शुरुआत जो है वो बहुत बड़े अचीवमेंट के साथ रही, तो वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई। जब आप कहते हैं ना कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तो आप नीचे नहीं आ सकते। आपने अगर एक मापदंड तय कर दिया तो आपको उसके ऊपर जाना होता है। तो इस तरीके से लखनऊ थिएटर में काफी अच्छा काम किया, डायरेक्शन भी की, एक्टिंग भी की। ऐसे करते करते फिर उसके बाद मैंने पूरे हिंदुस्तान में जो है वर्कशॉप्स देनी शुरू करी। फिर मैंने आईआईटी कानपुर में जो है वो, बाबा सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ बाबा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें थिएटर वर्कशॉप लेने जाना चाहिए। तो मैं आईआईटी कानपुर वहां गई, वहां पर मैंने बड़े सारे प्ले डायरेक्ट किए। खामोश अदालत जारी है, कोर्ट मार्शल, 12 एंग्री मैन, कंजूस, बहुत सारे प्राइजेस जीते हम लोगों ने। पूरे फेस्टिवल होते हैं आईआईटीज के, वहां पर हमने कितनी बार हमने फर्स्ट प्राइज जीता पूरे हिंदुस्तान में। और फिर उसके बाद आईआईएम लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, वहां मैंने 8 साल प्ले डायरेक्ट किया। कम्युनिकेशन उनका एक डिपार्टमेंट होता है। और मजेदार बात यह है कि वहां पर स्टूडेंट्स की जो है वो दिन में क्लासेस होती है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8, 9, 10, 11 जितने बजे तक, क्योंकि वो इन कैंपस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हॉस्टल है, सब कुछ है। तो वहां पर क्या है कि कभी भी कहीं भी जो है रात को क्लासेस, दिन को क्लासेस चल रही होती है। तो आप सोचिए 15 दिसंबर के आसपास हम अपनी जो है वो रिहर्सल शुरू करते थे और रात भर रिहर्सल करते थे इतनी ठंड में मतलब। और उसके बाद हम अगले दिन मतलब पूरी रात रिहर्सल करते थे, फिर दिन में जितने घंटे मिलते थे। तो हमने वहां पर भी बहुत कमाल कमाल प्लेस किए हैं। और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान के कई सारे शहरों में घूम के कई सारे रंगमंडल के साथ नाटक डायरेक्ट किए। बहुत सारे कॉलेजेस में जाके मैंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर मैंने जाकर एक्टिंग और की क्लासेस ली, डायरेक्शन की क्लासेस ली, राइटिंग की क्लासेस ली। और मैं यूनिवर्सल लर्न टुडे की तरफ से जो है 2 साल मैं भूटान गई, मुझे चुना गया था। और भूटान जाकर मैंने वहाँ थिएटर फेस्टिवल सेटअप किया, क्योंकि भूटान में जो है वो एजुकेशन के 100 साल हो चुके थे। तो उनके पास फोक थिएटर जो है वो बहुत कमाल का है।
मतलब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रिच है। लेकिन जैसे कहते हैं कि थिएटर की एक फॉर्मल ट्रेनिंग जो प्रॉपर कहते हैं, और थिएटर फेस्टिवल, आपको तो पता है तृप्ति, आप थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा रही है वसंत वैली स्कूल का। तो उस तरीके का पूरा फेस्टिवल जो है वो भूटान में 2 साल में गई वहां पर, और वहां जाके मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी डायरेक्शन के बारे में, राइटिंग के बारे में, किस तरीके से बच्चों से जो है वो एक्टर्स से जो है वो आप स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है वो नाटक की पूरी तैयारी हो सकती है या डायरेक्शन की पूरी तैयारी हो सकती है, वो जाके किया मैंने। और फिर उसके बाद आप डायरेक्शन की ही बात कर रही हैं, तो मैं इसको एक सीमा में नहीं बांधूंगी, मैं इसे फिल्म से भी जोड़ूंगी। 2010 में जो है मैं तिग्मांशु धूलिया की मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी। जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया था, पान सिंह तोमर का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था जब मैंने 2010 में उन्हें ज्वाइन किया था। तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, पूरी टीम के साथ काम करने का। और साहिब बीबी गैंगस्टर में उनके साथ मैं लिखने की प्रक्रिया से लेकर डायरेक्शन की प्रक्रिया तक उनके साथ जुड़ी रही। तो वहां मैंने डायरेक्शन में बहुत कुछ सीखा, और मैंने बहुत कुछ, खैर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे कई बार बुलाया गया डायरेक्शन के लिए, तो वहां पर भी बच्चों के साथ भी थिएटर किया, वहां के स्टूडेंट्स के साथ भी थिएटर किया। तो डायरेक्शन का एक्सपीरियंस तो बहुत ही सुंदर रहा है, बहुत ही कमाल का रहा है। और एक्टर की और डायरेक्टर की जो एक बहुत बहुत ही प्यारा एक मधुर संबंध होता है। आपको एक, जिसे कहते हैं ना कि आपको एक गाइड के तरीके से, एक माँ की तरीके से, एक पिता की तरीके से, एक अभिभावक के रूप में, इस तरीके से आपको डायरेक्टर की भूमिका निभानी होती है, जहां पर आपको अपने एक्टर से काम भी कराना है, उसके साथ गुस्सा भी करना है, उसको डांटना भी है, और उसको फिर मनाना भी है, और उसको अपने आप से प्यार भी करवाना है, ताकि वो आपकी बात समझ सके, आपकी बात को सुन सके। डायरेक्शन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आपसे बताऊं, क्योंकि हम एक इस तरीके की दुनिया में जीते हैं जो मेल, सॉरी टू से दिस, बट हम जिसे कहते हैं कि जहाँ पे एक पुरुष मानसिकता है इस तरीके की, और हम इस चीज से नकार नहीं सकते, इस चीज से भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरी दुनिया का सिस्टम ही ऐसे चलता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हम जीते हैं इसको। मैं आईएम लखनऊ में, जहां तक मुझे याद है 2002 की बात है, मैं नाटक डायरेक्ट करने गई थी, और मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं एनएसडी पास आउट होकर निकले जुम्मा जुम्मा कुछ दिन हुए थे। तो एक एक लड़की जाती है नाटक डायरेक्ट करने के लिए, और आईएम लखनऊ में, वहां पे ऑलरेडी 5 साल 10 साल आईआईटी पढ़ने के बाद लोग काम करके वहां पर आए होते, तो वहां पर पहला जो रिएक्शन था वो सुनिए आप क्या था। ऐसे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, वर्कशॉप की शुरुआत होने वाली है, मुझे वहां के टीचर है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पहला रिएक्शन वहां से किसी लड़के ने बोला जोर से, ये बच्ची, ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्ट करेगी हमें। तो एक महिला डायरेक्टर होने के भी बड़े सारे जो है इस तरीके की ऑड्स का सामना करना पड़ता है आपको। आजकल चूंकि टेलीविजन के थ्रू जानते हैं, मीडिया के थ्रू जानते हैं, अब इतना सोशल मीडिया हो गया है कि लोग इसे बुरा नहीं मानते हैं। बट 90s में भी लोगों के अंदर एक सीमा थी, एक सीमा थी कि ओ, नौकरी तक ठीक है, टीचिंग तक ठीक है, बट मतलब आप थिएटर क्यों करना चाहते हैं, मतलब थिएटर से क्या लेना देना। तो लोग उसे उस नजर से नहीं देखते थे आर्ट को। अभी भी बहुत सारे, ये हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहे हैं, जहां पर ये बातचीत होती है कि हाँ नहीं नहीं, थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, थिएटर बहुत अच्छा है, बहुत गरिमा की बात है। लेकिन आप अभी भी इंटीरियर में चले जाइए, थिएटर से उनको कोई लेना देना नहीं, कोई उनका कुछ, उनको मालूम ही नहीं कि थिएटर होता क्या। आप थिएटर के, आपने बहुत सारे, आप संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ले लीजिए, आप कोई भी अवार्ड से आप मतलब लेकर आए हुए हो, आप जाइए, आप दिल्ली से आप सिर्फ 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, लोगों को नहीं पता। दिल्ली की जो राजधानी है देश की, आप 50 किलोमीटर दूर जाइए, फॉरगेट अबाउट एंटायर इंटीरियर्स, आप हिंदुस्तान की बाकी इंटीरियर्स के बारे में बात छोड़ दीजिए। आप जो दिल्ली शहर है, जहाँ पे इतने सालों से एक विरासत रही है, लखनऊ एक विरासत है अपने आप में, जयपुर जोधपुर घराना एक विरासत है, जहां पर आप उन सिटीज से 30 किलोमीटर दूर चले जाइए, लोगों को मालूम ही नहीं है। तो ये सब तो है, मतलब तो महिला निर्देशक होने के नाते बहुत सारे अवार्ड्स भी झेले, लेकिन मैंने उसको एक चैलेंज के तरीके से लिया, और बहुत खूबसूरत चैलेंज के तरीके, इस तरीके से नहीं कि नहीं नहीं मुझे किसी ने चैलेंज किया है तो मैं उसे करके दिखाऊंगी, मैंने कभी ऐसे नहीं लिया। तो बड़ा खूबसूरत चैलेंज रहा, उस चैलेंज ने मुझे बहुत ग्रो किया, मैंने बहुत ग्रोथ मेरी अच्छी हुई, बहुत सारे अवार्ड्स मिले मुझे, युवा डायरेक्टर में मैं नॉमिनेट हुई उत्तर प्रदेश के उसमें, और बहुत कुछ सिखाया डायरेक्शन ने। तो डायरेक्शन तो खैर अपने आप में है ही एक जादू है, जिसे कहते हैं, मेरे लिए जादू है डायरेक्शन। मैम, फिल्म में, टेलीविजन में, या कहे कि रंगमंच में काम करने के लिए ट्रेनिंग की कितनी आवश्यकता होती है, या किसी इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका रहती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक भूमिका की अगर बात करें आप, तो ये हमेशा से कहना चाहिए कि विवाद का विषय है,
ये हमेशा से विवाद का विषय है। अब चूंकि मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ और डायरेक्टर हूँ, मैं एक ट्रेंड हूँ, तो मुझे उसकी अहमियत मालूम है और मेरा ये बहुत पूर्णतः यह मानना है, कंप्लीटली आई अग्री विद दिस, ट्रेनिंग ऑलवेज 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 मेक यू बेटर। क्योंकि फोक थिएटर भी ना आपको एक ट्रेनिंग देता है। अगर आप फोक सिंगर्स की बात करें तो फोक सिंगर्स अपने ही परिवार के बच्चों को क्यों चुनते हैं? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो उस सिंगिंग को सुनते हुए पैदा होता है, राइट? तो वो तो ट्रेनिंग हुई ना। एक जो डांसर जो बड़ा हो रहा होता है, या हारमोनियम बजाने वाला फोक सिंगर का बच्चा भी है, वो भी अगर बड़ा हो रहा होता है, डांसर का बच्चा भी बड़ा हो रहा होता है, तो उसने तो खाते पीते उठते बैठते हमसे कहीं ज्यादा ट्रेनिंग ली। हमने तो सिर्फ 5 साल की ट्रेनिंग ली, 2 साल बीएनए और 3 साल एनएससी। लेकिन ट्रेनिंग जो है वो आपको तराशती है। कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके मिट्टी के बर्तन खराब नहीं है। तो जो नहीं ट्रेंड हुए लोग या एक्टर जो या डायरेक्टर या परफॉर्मर्स हैं, मैं उनको किसी तरीके से ये नहीं कहना चाहती हूँ कि वो किसी चीज में कम है। वो बहुत सारे मायने में बहुत कमाल के हैं, बहुत कमाल के हैं। लेकिन क्या होता है कि एक कुम्हार अपनी मिट्टी से बर्तन गढ़ता है, वो बर्तन बुरे तो नहीं है, वो कहीं सुंदर है, कहीं उनमें कहना चाहिए कि एक नैसर्गिकता है उसके अंदर, क्योंकि उसकी एक परंपरा है उसमें। लेकिन जब वो एक जो सो कॉल्ड पॉटर अपनी ट्रेनिंग से, अपनी कला से, जब उसके अंदर उस सुराही मटका और जो दिए बनाते हैं कुम्हार, उससे वो अलग हटकर जब वो एक पॉटर या एक जो कुम्हार है, वो कुम्हार जो कि अब एक नई ट्रेनिंग लेकर आया है, तो जो चीज उसे प्रेरित करती है, जो उसे कल्पना, उस कल्पना को जो वो गढ़ता है, जो उस कल्पना के साथ खेलना शुरू करता है, मुझे लगता है ये फर्क है। कुम्हार भी बर्तन बनाता है, और कुम्हार में आप देखें तो कई बड़े खूबसूरत बर्तन बनाते हैं, कई तो ढर्रे वाले बर्तन बनाते हैं। भाई उनको सुराही बेचनी है, एक मटका बेचना है उनको, चूल्हा बेचना है, दिए बेचने हैं। दिवाली पे, दिवाली आने वाली है, बहुत सारे आपको दिए मार्केट में दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रेंड एक्टर भी हैं जो साधारण मटके की तरीके से ही अभिनय करते हैं। कुछ ऐसे अनट्रेंड एक्टर्स हैं जिनके पास कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन वो कमाल के जो है वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो ट्रेनिंग आपको हेल्प जरूर देता है। ट्रेनिंग आपको ये कहता है कि भाई देखो, अभिनय के ये 5 रास्ते, 5 दरवाजे खुले हैं, जाना आपको है, चलना आपको है, पट आपको खोलने हैं, उसको आपको आप वहां जाएंगे। बिकॉज इट्स एक्सपीरियंशियल अनुभव के आधार पर ये चीजें आप कर पाएंगे। कोई भी किताब, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो आपको सिर्फ टूल्स दे सकता है, आपको सिर्फ बातें बता सकता है कि बॉस ये चीजें हैं। तो वो एक जो आत्मविश्वास आता है ट्रेनिंग का कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, जो बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होते हैं तो वो भी कर ले जाते हैं अभिनय में। बहुत सारे लोग जिनके पास कॉन्फिडेंस जो है वो रहता है, फिर थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी आती है और थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाती है, तो वो कमाल के अभिनेता या डायरेक्टर या राइटर, म्यूजिशियन बन जाते हैं। तो ट्रेनिंग का मेरा मानना यह है कि ट्रेनिंग की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है। मैं अभी बॉम्बे में काम कर रही हूँ। आपको मैं बताऊं, लोग ऑडिशंस के लिए जो पहली प्रेफरेंस होती है वो हमेशा थिएटर एक्टर्स को देते हैं, ट्रेंड एक्टर्स को देते हैं। तो ये वो एक, मैं ये नहीं कह रही कि वो एक मापदंड है। वो क्यों करते हैं ऐसा, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए करते हैं कि वो ये मानकर चलते हैं कि जिनके पास थिएटर का एक्सपीरियंस है या जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, उसके पास कम से कम थिएटर की या एक्टिंग की या जो मैं बात बोल रहा हूं उसकी समझ होगी, राइट, नॉलेज होगी उसको, और उसके बारे में वो सीरियस है ना, वो ऐसे टाइम पास करने तो नहीं आया ना, राइट। भाई सिंपल सी बात है, अचानक आपकी जो है वो कार सड़क पर खराब हो जाती है, आप गाड़ी चलाते हैं ना, आपको कार चलाने आती है और अब 10 साल से गाड़ी, मैं 20 साल से गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन अगर अभी गाड़ी बीच में खड़ी हो जाए तो मुझे गाड़ी बनाने नहीं आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड एक्टर का बहुत फर्क पता लगता है, बहुत फर्क पता लगता है। ये तो मैंने भी देखा है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये बहुत इंडिविजुअल जर्नी है, क्योंकि आप देखें तो बीएनए के इतने सालों की पुरानी इतनी संस्था है, लेकिन हमारे कुछ ही मंजे हुए कलाकार हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आपको पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई, आपने डिग्री की जिम्मेदारी आप पे बढ़ जाती है। अगर आपके पास बीएनए की डिग्री है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है थिएटर के प्रति, क्योंकि आपके पास एक मुहर लगी हुई है। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो उससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो उसके बाद आपकी अपनी एक यात्रा शुरू होती है कि बॉस, पढ़ तो लिया आपने किताबें, जान तो लिया आपने कि सात्विक अभिनय क्या होता है, तांत्रिक अभिनय क्या होता है, भला आहार्य अभिनय क्या होता है, लेकिन जब आप जब एग्जीक्यूशन पर आते हैं
तो आपको रोज नई मिट्टी गूंदनी है, नई नई आपको जिसे कहते हैं कि आकार गढ़ना है, फिर उसको तोड़ना है, फिर गढ़ना है, तो ये तो खुद ही करना पड़ता है। ये आपको आगे बढ़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट आपको एक बेस दे सकता है, लेकिन बुनियाद दे सकता है, लेकिन मकान तो आपको खुद ही बनाना है। ये है, इमारत आपको खुद खड़ी करनी है, इमारत कोई इंस्टीट्यूट नहीं खड़ा करेगा। मैम, रंगमंच को बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले, इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगी आप? नहीं, मैं बिल्कुल देना चाहूंगी रंगमंच के लिए। पहली बात तो मैं दर्शकों को कभी दोषी नहीं मानती हूँ। मेरा मानना ये है, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, जब अगर आप अच्छा नाटक बनाएंगे, आप अच्छा नाटक लिखेंगे, तो दर्शक आपके पास आएंगे। और पहली बात ये कि हमें नाटक में कभी भी ये जो एक है ना कि भाई नाटक में फ्री नाटक देखने आ जाओ, हमने हिंदुस्तान में ये कल्चर डेवलप ही ऐसा किया है कि लोग नाटक को टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हर चीज आप प्रसाद की तरह मुहैया करा देते हैं कि चलो भाई प्रसाद बट रहा है, लंगर बट रहा है, चलो। तो आप जब तक उसकी वैल्यू करना नहीं सिखाएंगे ना, आप उसकी किसी भी तरीके से वैल्यू करना सिखाएं। आप स्कूल में थिएटर इंट्रोड्यूस करिए लोगों को उस चीज, क्योंकि ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, क्योंकि जब आप उस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आप प्रक्रिया पे गुजरने पर आपको महसूस होता है। मैं भूख के बारे में लेक्चर दे सकती हूँ ना, मैं भूख के बारे में कविताएं लिख सकती हूँ, भूख के बारे में पेंटिंग बना सकती हूँ, भूख के बारे में नाटक लिख सकती हूँ, लेकिन आप असली दर्द जब आप खुद भूखे रहेंगे तब आपको पता लगेगा। ये फर्क है। आप चाहे जितने दावे करें, आप चाहे जितने बार ये बात बोले जी मैं भूख के बारे में जो है वो, मैं ये नहीं कहती कि आपने भूख के बारे में गलत कविता लिखी है, अच्छी कविता नहीं लिखी है, हो सकता है कि आपने पराकाष्ठा लिखी हो, आपकी बड़ी उत्तम इमेज हो आपकी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब तक आप भूख को महसूस नहीं करेंगे, उसी तरीके से ये एक थिएटर हुआ, एक्टिंग हुआ, डायरेक्शन, ये एक्सपीरियंशियल चीज है। ये हवा में नहीं सीखा जा सकता, आपको अनुभव करना पड़ेगा। कला अनुभव करने की चीज है, अनुभव, कला भोगने का विषय है, कला बात करने का विषय नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ रंगमंच के लिए कि रंगमंच को रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब करने वाले और करवाने वाले उसको रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। आप टिकट क्यों नहीं बेचते आप 50 रुपए का? हम जाते हैं 300 रुपए का टिकट खर्चा करके देखने के लिए, 800 रुपए का टिकट फिल्म में क्यों जाते हैं? आप वहां पे जाके 1000 रुपए अपने खाने पीने पर खर्चा करते हैं, 100 रुपए पार्किंग देते हैं। हम एक पर्सन के ऊपर जो है वो 1000 रुपए खर्चा करते हैं जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, क्योंकि हमने थिएटर को हम जो प्रोवाइड कराने वाले लोगों की बात करें, जो थिएटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हमारी ऑडियंस तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी ना। इसलिए मैं दर्शकों को कभी भी ब्लेम नहीं करती हूँ। जिस दिन मैंने अच्छा नाटक किया, जिस दिन मुझे अवार्ड मिला, ऑडियंस ने खड़े होकर मेरा अभिनंदन किया। आज भी ऑडियंस, जो आज से 20 साल पहले मैं नाटक करके आई हूँ, आज भी मैं किसी कैंपस में लौटती हूँ तो लोग मुझे याद करते हैं। आप जैसा नाटक, आप जिस तरीके की चीजें देंगे दर्शक को, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थिएटर को बहुत सीरियसली लीजिए, बच्चों के कैरिकुलम में थिएटर एक्सपोज करिए ताकि उन्हें पता लगे कि थिएटर जैसी कोई चीज होती है। थिएटर, स्कूल में म्यूजिक क्लास होती है, आर्ट क्लास होती है, डांस क्लास होती है। अभिनय करना ही थिएटर नहीं है, थिएटर है अपने आप को अभिव्यक्त करना। तो जीवन में आजकल के जीवन का ढर्रा है, जिस तरीके की एक गहमा गहमी है, जिस तरीके की एक व्यस्तता भरी जिंदगी है, हम क्यों व्यस्त है हमें नहीं पता, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। कोरोना टाइम में हमें वक्त नहीं मिलता है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। तो हम जो एक गहमा गहमी में व्यस्त है, हम क्यों व्यस्त हैं पता नहीं। तो क्या होता है, हम एक दूसरे से अभिव्यक्त करना भूल गए हैं। हम अपने दादा दादी के पास जाते थे और घंटों बातें करते थे और हम बहुत हवाबाजी करते थे। तो जो हमारी थेरेपी होती थी ना, जो हमारा मानसिक विकास होता था कि आज हम खुलकर बात कर सकते हैं, वो क्या है, ये आजकल के बच्चों में, आजकल के परिवार में नहीं मिलता है, क्योंकि हम व्यस्त हैं। क्यों व्यस्त हैं पता नहीं, पर हम व्यस्त हैं। तो नाटक अभिव्यक्ति देती है, नाटक जो है बात करने की एक एक जिसे कहते हैं एक तारतम्य बनाती है कि आप मनुष्य जो है, मनुष्य अपने आप में एक ऐसा प्राणी है जिसको लोग चाहिए। आप मोबाइल से सारी जिंदगी या टेलीविजन से सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आपको इंसान चाहिए ही चाहिए, आपको बात करने के लिए लोग चाहिए, आपको साथ रहने के लिए लोग चाहिए, आपको खुशी जाहिर करने के लिए, बांटने के लिए लोग चाहिए, आपको दुख सुनाने के लिए, रूठने और मनाने के लिए लोग चाहिए, आपको गुस्सा करने के लिए लोग चाहिए। तो जब तक ये सारी अभिव्यक्ति, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है, जो कि हम भूल चुके हैं, रोना एक बहुत स्वाभाविक चीज है, लेकिन नहीं रोना चाहिए। ओहो,
गुस्सा करना एक स्वाभाविक चीज है। मैं अति जैसे क्रोध मतलब एक्सट्रीम एंगर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। रूठना मनाना एक बहुत स्वाभाविक चीज है। प्यार करना एक बहुत स्वाभाविक चीज है। किसी से थोड़ा बहुत गुस्सा होके और थोड़ा बहुत उससे जलन की भावना रखना, थोड़ी-थोड़ी सी मीठी-मीठी सी, ये सब बहुत स्वाभाविक चीजें हैं, जो हम भूल गए हैं। तो ये थिएटर सिखाता है हमको ये सारी चीजें। एक दूसरे से लेन-देन, गिव एंड टेक सिखाता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, एक दूसरे की स्वतंत्रता को कितना मान देना चाहिए वो सिखाता है, मुझे एक दूसरे से बात करनी चाहिए वो सिखाता है, मुझे दूसरे इंसान को समझने की क्षमता देता है वो सिखाता है। तो थिएटर तो पहले दिन से स्कूल में जिस दिन आपने एडमिशन लिया उस दिन से थिएटर शुरू हो जाना चाहिए और 12वीं तक थिएटर होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 12वीं तक बच्चे को ये एहसास हो जाएगा कि अच्छा मैं क्या अकाउंट में करियर बनाना चाहता हूँ? क्या मुझे इकोनॉमिक्स लेना चाहिए? क्या मुझे कॉमर्स लेना चाहिए? क्या मैं हिस्ट्री आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लिटरेचर लेना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए? 12वीं तक आते-आते ही ज्ञान हो जाता है। क्या मुझे इंजीनियरिंग आईआईटी में बैठना चाहिए? क्या मुझे मेडिकल प्रोफेशन में जाना है? उसी तरीके से 12वीं तक उसे एहसास हो जाएगा कि क्या मुझे एक्टर बनना है, क्या मुझे डायरेक्टर बनना है, क्या मुझे राइटर बनना है, क्या मैं म्यूजिक लिख सकता हूँ, क्या मैं कहानी, नॉवल कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इस चीज से परहेज क्यों? इस चीज से परहेज क्यों? तो हमें खास जरूरत है रंगमंच को हर तरीके से इंट्रोड्यूस करने की। तो मुझे लगता है एजुकेशन जो हमारी सरकार की जो बहुत बड़ी एजुकेशनल सोसाइटीज जो बड़े-बड़े विभाग हैं काम कर रहे हैं, उनको बहुत ऑफिशियल तरीके से इसको लॉन्च कर देना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा सुझाव है और मैं हमेशा से इस पर काम करती रही हूँ। बच्चों के साथ मैंने बहुत साल थिएटर किया और अभी भी करती हूँ। जी, जी। तो ये मेरा बहुत मानना है और मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ और मैंने बदलाव देखा है। मैंने इस पूरी प्रक्रिया और पूरी बदलाव को मैंने देखा है। इसलिए मैं इससे बहुत बहुत दम-खम के साथ ये कहना चाहती हूँ कि थिएटर की शुरुआत हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, बहुत नेक सुझाव है आपका। मैम, हम बात करें रंगमंच की, फ़िल्म एंड टेलीविज़न की या वेब सीरीज़ की, आप लगातार काम करती चली आ रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, आप खाली रही हो या आपने काम को बहुत समय बाद फिर से पकड़ा हो या जॉइन किया हो? तो इसके पीछे क्या ख़ास वजह मानती हैं? कहाँ देखती हैं आप अपने आप को? मेरा पैशन है ये। ये मेरा ये है कि शायद मेरे लिए ऑक्सीजन के तरीके से काम करते हैं। मेरा ये पहला प्यार है जिसे कहना चाहिए। अब पता नहीं उसे कितनी शब्दों में इसे व्यक्त करूँ मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे जो है वो कभी सोचना नहीं पड़ता है। मैं एक सड़क के बीच में खड़े होकर भी नाटक का डायरेक्शन कर सकती हूँ। मैं किसी को अगर अभिनय सिखाना है तो अभिनय की शुरुआत मैं कहीं एक स्टेशन से शुरू कर सकती हूँ, एक बेंच पे बैठकर पार्क में शुरू कर सकती हूँ। मुझे सोचना नहीं पड़ता। ये मेरे अंदर स्वभावतः आता है। अब ये स्वभावतः कहाँ से आया, ये नैसर्गिकता कहाँ से आई और ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जब से बड़ी हूँ मैंने बताया ना कि कैसे मैंने 8वीं क्लास में पहली बार नाटक का डायरेक्शन कैसे किस तरीके से, तो वो स्वभावतः चला आया। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं थिएटर के बारे में जो ये बार-बार कह रही हूँ कि क्यों बच्चों को जो है वो शुरू से देना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा खुला बहुत मुक्त जिसे कहना चाहिए माहौल मिला। मेरे मेरे माता-पिता ने जो है इस तरीके का माहौल मुझे दिया कि पढ़ाई के साथ-साथ तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें जो करना चाहती हो तुम करो। तुम्हें डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, पायलट बनना है पायलट बनो, तुम्हें एथलीट बनना है एथलीट बनो, तुम्हें एक्टिंग में जाना है, जो करना है। तो वो माहौल जो है, वो जो उन्मुक्तता का माहौल था, तो वो थिएटर आपको प्रोवाइड कराता है। तो वो जो जो मैं अपने आप को शायद पहचान पाई। मुझे नहीं मालूम था 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में ये मुझे नहीं पता था कि भई मुझे एक्टर बनना है, राइटर बनना है और डायरेक्टर बनना है। पर मैंने धीरे-धीरे अपने आप को पहचाना। तो अपने आप को पहचानते-पहचानते ही जो है जब आपको पता है कि आपके काम में आपको मज़ा आता है, आपको पता है कि ये आपका पैशन है, आपको पता है कि ये आपका प्यार है। मैं जब ये काम कर रही होती हूँ तो मैं सारी दुनिया भूल जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। बच्चों के साथ काम करती हूँ वो मेरे लिए थेरेपी है। मेरी तबीयत खराब हो हम इंसान हैं, परिवार में रहते हैं, हज़ारों चीज़ों से अपसेट होते हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कहूँगी कि नो, नो आइडियल फैमिली ये सब ड्रामा है, कोई आइडियल फैमिली सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ गड़बड़ भी होता है और बहुत स्वाभाविक है ये इसमें कोई ऐसा दुराव या छुपाव नहीं है। तो हम किसी चीज़ से अपसेट भी होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक आपको कुछ रास्ते में हुआ, आपने देखा, आपका मन अपसेट हो गया। आप बच्चों के पास पहुँचिए, बच्चों के साथ आप 2 घंटे काम करिए। आप उस 2 घंटे में मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप सारी दुनिया भूल जाएँगे। आप डूब जाएँगे। आप तो तृप्ति काम करती हैं, आपको तो पता होगा। आप थक जाएँ, आप निचुड़ जाएँ, आप शाम तक ड्रेन हो जाएँ, घर जाकर आपकी आवाज़ निकलने की हिम्मत ना हो। लेकिन जितनी देर आपने वो जो क्रिएटिविटी का काम किया है, चाहे आप छोटे बच्चों के साथ काम करें, बड़े लोगों के साथ करें कमर्शियल लोगों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करें, जितने घंटे आप उस पूरे
पूरे प्रक्रिया में, बनने और बनाने की प्रक्रिया में होते हैं। जब आप निकलते हैं तो वो निर्माण की एक महसूस होता है ऐसा कि एक निर्वाण है वो। तो वो मेरे से कभी छूटा ही नहीं, क्योंकि मैं वो हूँ और वो मैं है। तो मैं अपने आप से कभी अलग ही नहीं कर पाई। इसलिए मुझे लगता है कि मैं निरंतर स्वभावतः काम करती चली गई। मेरे लिए कभी ऐसा नहीं रहा कि हाँ, मुझे ये काम करना है या अच्छा ये काम आया है चलो मैं करती हूँ। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। आपसे बात करना, हर बार एक नई बात सीखना, एक नया ज्ञान मिलना है। आपसे बात करते हुए इतना अच्छा लग रहा है। और अब हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में भी पहुंच चुके हैं। मैम, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के संबंध में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये पहली बात तो मैं भारतीय नाट्य अकादमी के सभी जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हों, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो, मैंने शुरुआत भी इसी से करी थी कि ये कोई ये ज़ूम या फिर या किसी भी तरीके का सिर्फ एक लाइव सेशन नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, इसके बारे में एक विचार आया होगा, उसके बारे में फिर सहमति होना, असहमत होना और फिर एक लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी कॉन्क्लूजन पे पहुंचने पे। तो मैं उस इस टीम से जुड़े हुए जिसने इस आइडिया जिन भी लोगों ने इस कल्पना को एक साकार दिया, इसको एक आकार दिया, इसको एक मूर्त रूप दिया है, क्योंकि ये आर्काइव है एक तरीके का। क्योंकि अगर आप इसको 10 साल बाद भी उठा के देखेंगे, बहुत सारे ऐसे थिएटर के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे कि सन 90 में क्या हुआ था, सन 2000 में क्या हुआ था। आप 2050 में उठाकर अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे हिंदुस्तान में डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो सबसे बड़ी कमी रही है। डॉक्यूमेंटेशन होने की परंपरा हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, जो हमें ब्रिटिशर्स से, अमेरिकन से सीखना चाहिए, या यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की बहुत गजब की परंपरा है, बहुत गजब की परंपरा है, मैं तारीफ करती हूँ। हमारे यहाँ परंपरा किसकी है? हम लोग उस परंपरा से आते हैं जहां पर हमें चैंटिंग, मतलब हम जो है कोई भी चीजें, हमारी विद्या परंपरा भी रही है जो वो चैंटिंग से रही है। गुरु अपने शिष्य को सिखाया, वो चैंटिंग से चलती आ रही है। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन की परंपरा नहीं है। तो मैं बहुत तारीफ करती हूँ सभी लोगों की, छोटे से लेकर बड़े पद के सारे अधिकारियों की, इसमें शामिल हर तकनीशियन की लेकर जो आप तृप्ति यहाँ बैठी हुई है, या मतलब हर लोगों को मैं तारीफ करती हूँ जिन्होंने इसकी पहल करी और इसको इतना एक आर्काइव की तरीके से क्रिएट किया। तो मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया अवेलेबल है ना। आज से आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपका आर्काइव बहुत लिमिटेड है। आपका अगर आप बात करने चले जाएं तो ये चीजें तो आप जो हिंदुस्तान के, आप बिहार के दरभंगा गांव में 200 किलोमीटर दूर अंदर बैठे हो, तब भी आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतने अनोखे अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए, इतनी सारी नई जानकारियां दी, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मैं फिर से एक बार भारतेंदु नाट्य अकादमी, जो कि मेरा पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहा है और मुझे उससे बहुत प्यार है, मेरे शहर में है लखनऊ के, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।